तो कैसे बच्चों, आज जो हम लोग हेरिडिटी को जो है एक ही लेक्चर में समाप्त कर देंगे। बहुत छोटा सा चैप्टर है जहाँ पे हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस, सेक्स डिटर्मिनेशन के साथ साथ मेंडल के एक्सपेरिमेंट के बारे में जानेंगे। सारे जगह से क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं। इसी साल आपका सेक्स डिटर्मिनेशन पे भी क्वेश्चन आया है, यहाँ से तो आते ही हैं। ये जो आपका फ्लो चार्ट पूछा जाता है। शुरू करते हैं आज के कार्यक्रम को। तो बच्चों, सबसे पहले जो है चैप्टर शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए कैरेक्टर, ट्रेट्स, जीन और अलील के बारे में। कैरेक्टर क्या होता है बच्चों? किसी भी ऑर्गेनिज्म का ये जो होता है आपका ऐसा फीचर होता है जिससे दूसरे ऑर्गेनिज्म को आप जो है आइडेंटिफाई कर लोगे, ठीक है ना। एक ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म से आप इस फीचर के बेसिस पे, एक फीचर होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का जिससे एक ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे कि हाइट की बात कर ले हम लोग, आपका जो है कलर की बात कर ले हम लोग, और हम लोग जो है बिहेवियर की बात कर लें, ठीक है ना। आप लिख लेना, इसको मैं बोल रहा हूँ आप लिख लेना। इसी तरह बात करते हैं बच्चों जीन की। साथ में देखो, कैरेक्टर के साथ हम लोग बात करते हैं जीन की, और ट्रेट के साथ बात करते हैं अलील की, कि बेहतर से आपको समझ में आए। इसके बाद जीन की बात करें कि कैरेक्टर जो है आपका एक इनहेरिटेबल फीचर होता है बच्चों। कैरेक्टर क्या होता है आपका? एक इनहेरिटेबल फीचर होता है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है, फीचर लेके जाता है, ठीक है ना। इसी फीचर के बेसिस पे हम लोग एक ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म से आइडेंटिफाई कर पाते हैं। एज फॉर एग्जांपल आपका हाइट हो गया, कलर हो गया और आपका बिहेवियर हो गया। तो इस इन्फॉर्मेशन को लेके जाने वाला जो होता है, यानी कैरेक्टर को जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में लेके जाने वाला होता है, वो एक जीन होता है बच्चों। क्या होता है? जीन होता है। हम लोग हाउ डू ऑर्गेन रिप्रोड्यूस में सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कवर किए हैं, लेकिन इस बात को हम लोग नहीं जाने थे, ठीक है। कैरेक्टर को लेके जाने वाला कौन है? पेरेंट्स से, आपका पेरेंट्स से जो ऑफ स्प्रिंग में, तो वो एक जीन है। इसी तरह बच्चों किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात कर लें, या हम लोग अपनी बात कर लें, या आप अपनी बात कर लें, तो आप कभी भी किसी पर्सन के पास जाके नहीं बोलोगे कि मेरे पास हाइट है, मैं हाइट हूँ, मैं कलर हूँ, मैं बिहेवियर हूँ, ऐसा नहीं बोलोगे बच्चों। आप कभी भी जाके बोलोगे कि मैं जो हूँ टॉल हूँ, या फिर मैं शॉर्ट हूँ। आपके एनसीईआरटी में जो है शॉर्ट दिया हुआ है, वैसे हम लोग साथ में ड्वार्फ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शॉर्ट को ड्वार्फ बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। लेकिन आपके एनसीईआरटी में शॉर्ट दिया तो शॉर्ट आप ध्यान में रखना, ठीक है। बोर्ड में भी शॉर्ट पूछा जाएगा आपसे। तो आप किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास गए तो क्या बोले कि मैं हाइट हूँ, ये कभी नहीं बोलोगे। आप क्या बोलोगे? बोलोगे मैं टॉल हूँ या शॉर्ट हूँ। क्या बोले? कलर आप बोलोगे मैं ब्राइट हूँ, डार्क हूँ, या फिर लाइट कलर है मेरा, आप ये बोलोगे। या फिर बिहेवियर अपना आप बताओगे, मैं गुड बिहेवियर वाला हूँ या बैड बिहेवियर वाला, आप ये बताओ। कभी नहीं बोलोगे कि मैं बिहेवियर हूँ। तो अगर हम लोग बात करें किसी भी ऑर्गेनिज्म में, आपका असल में क्या प्रेजेंट है? आपका ट्रेट प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है बच्चों? ट्रेट है। आप में कभी जो है आप जाके नहीं बोलोगे हाइट, आप में क्या गया? टॉलनेस गया या शॉर्टनेस गया। इसलिए हम लोग कहते हैं असल में प्रेजेंट क्या होता है बच्चों? ट्रेट प्रेजेंट होता है। लेकिन क्या हक का दिया जाता है? कैरेक्टर। किसी भी इंडिविजुअल में असल में क्या प्रेजेंट है? कैरेक्टर। क्या प्रेजेंट है? ट्रेट प्रेजेंट है। इसलिए हम लोग कहते हैं डिफरेंट फॉर्म ऑफ ये होता है आपका कैरेक्टर, जो किसी भी ऑर्गेनिज्म में एक्चुअली प्रेजेंट होता है। तो ट्रेट क्या होता है बच्चों? डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैरेक्टर विच आर एक्चुअली प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म। इसको हम लोग क्या कह देते हैं? ट्रेट्स कह देते हैं बच्चों। बहुत ज़रूरी है। आगे आओ बच्चों, एक कैरेक्टर को दिखाने वाला जब क्या था बच्चों? जीन था। यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जाने वाला एक कैरेक्टर को कौन था बच्चों? जीन था। इसी तरह एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रेट को ले जाने वाला कौन होता है? अलील होता है, ठीक है। तो अलील क्या होता है? डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन्स होते हैं। क्या होते हैं? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आपका जीन्स होते हैं। कौन? अलील, ठीक है ना। जीन के बारे में तो हम लोग 4-5 लाइन देखेंगे, पता होना चाहिए, बोर्ड में पूछा जा सकता है, ठीक है। डिफरेंट फॉर्म ऑफ आपका जीन होता है अलील, ठीक है, जो कि एक पर्टिकुलर किसको बनाता है? कैरेक्टर को बनाता है। एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को बनाता है उसे आप अलील कहते हैं। तो लेकिन आपको अब पता चल गया है किसी भी ऑर्गेनिज्म में क्या प्रेजेंट होता है? असल में ट्रेट प्रेजेंट होता है। तो आज के बाद आप क्या बोलोगे? एक पर्टिकुलर ट्रेट को बनाने वाला कौन होता है? आपका अलील्स होते हैं। क्या कौन होते हैं? अलील्स होते हैं। और एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को बनाने वाला आपका क्या होता है? जीन होता है। आप ऐसे इसको याद रखोगे। अब बात करते हैं बच्चों अलील्स की और जीन्स की। जीन्स हमेशा पेयर में पाया जाता है। किसके पेयर में? आपके अलील के पेयर में पाया जाता है। जैसे हम लोग टॉलनेस की बात कर लें, हम लोग चैप्टर जब पढ़ेंगे तो हमको ये चीज़ समझ में आएगा। तो टॉलनेस के लिए किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो है आपके जो अलील के जो पेयर आने चाहिए वो कैपिटल टी होना चाहिए, या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी होना चाहिए। यहाँ पे एक और बात बच्चों जान लो, जब भी किसी भी पेयर में जो है आपके किसी भी जीन में जो है अगर
कोई भी अलील कैपिटल है, कोई भी अलील कैपिटल है तो हर जनरेशन में वो आपको शो करेगा, यानी इस केस में आपका ऑर्गेनिज्म टॉल बनेगा, इस केस में भी टॉल बनेगा, ठीक है। इसी तरह अगर शॉर्टनेस की बात कर ले हम लोग शॉर्ट की, तो शॉर्ट के लिए हमेशा जो है आपका शॉर्ट जो होता है स्मॉल से दिखाते हैं हम लोग, स्मॉल टी, यानी ये आपका रिसेसिव ट्रेट होता है। तो स्मॉल टी हमेशा जो है इस वाले कंडीशन में शो करेगा, बस अंदाज़ा आप अभी लगा के रखो, आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग कहाँ थे बच्चों, ये टॉल जो बना कैपिटल टी या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी की हम लोग बात कर लें, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक साथ जीन कहते हैं, हमेशा पेयर में होता है। क्या होता है, हमेशा पेयर में होता है, अलील के पेयर में होता है। और ये जो कैपिटल टी एक है आपका, ये अलील हुआ, ये स्मॉल टी हुआ, ये आपका दूसरा अलील हुआ। अब देखो बच्चों, ये जो है आपका हाइट है, एक कैरेक्टर है, ठीक है ना। असल में क्या है उसके पास, टॉलनेस है, क्या है, ट्रेट है आपका, ये शॉर्टनेस क्या है, ट्रेट है। तो आप देख सकते हो ट्रेट को दिखाने वाला आपका अलील है और कैरेक्टर को आपको दिखाने वाला एक जीन है। तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो है फीचर को लेके जाने वाला आपका जीन होता है। आ गया बच्चों, तो हम लोग जीन पढ़ चुके हैं, अलील पढ़ चुके हैं। यहाँ पे समय देने का मतलब यही बनता है बच्चों कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये चीज़, आगे क्वेश्चंस में दिक्कत होती है। इसके बाद बच्चों होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस कंडीशन। अब आओ बच्चों, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस, यहीं पे किसी भी जीन के अगर अलील जो है अगर डिफरेंट है, किसी भी जीन का जो है आपका अलील डिफरेंट है, तो उसको आप हेट्रोजाइगस कंडीशन कहते हो। अगर दोनों जो है किसी भी जीन का दोनों अलील सेम है तो आप उसको होमोजाइगस कंडीशन का होगा। एज फॉर एग्जांपल आपको पता चल गया है कि जीन आपका जो है हमेशा पेयर में होता है। अगर हम लोग बात कर ले ए और बी एक जीन है बच्चों, तो आप देख सकते हो एक अलग अलील है, बी एक अलग अलील है। ऐसे हटाओ बच्चों, एक और तरीके से मैं बताता हूँ, आप टॉल और शॉर्ट जान चुके हो। अगर हम लोग बात कर ले हाइट की, तो हाइट को दिखाने के लिए ये वाला अलील आया बच्चों, ये वाला आपका जीन आया। इस जीन में जो है आपके दो अलील से बना, ये जीन क्या बना है, एक जीन के दो अलील। क्या दोनों अलील सेम है बच्चों, हाँ बच्चों सेम है। तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं बच्चों होमोजाइगस कंडीशन। और एक और बात याद रखो, इसी तरह बच्चों इसको क्या कहते हैं हम लोग, होमोजाइगस कंडीशन या फिर होमोजाइगस डोमिनेंट कहोगे बच्चों। इसी तरह स्मॉल टी आपके साथ एक और स्मॉल टी है, ये एक जीन है, तो ये दोनों क्या है आपके अलील हैं, तो इसको आप कंडीशन को कहोगे आप होमोजाइगस कंडीशन, जब दोनों सेम हो। अब आओ बच्चों आगे बात करते हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी की, किसकी, कैपिटल टी और स्मॉल टी की। आपको मालूम है कैपिटल वाला जब आपको टॉलनेस शो करता है तो हमेशा कैपिटल वाला बनता है, तो ये आपका टॉल बनेगा। तो ये जीन किसको दिखा रहा है, टॉलनेस को दिखा रहा है, ठीक है ना बच्चों। तो इसके जो अलील्स हैं, एक अलील जो है तो आप बोलोगे दोनों तो हाइट को दिखा रहा है, तो ये भी क्या होना चाहिए, होमोजाइगस होना चाहिए। कन्फ्यूज़न होती नहीं बच्चों, आपको देखना अलील लेटर आपका सेम है उससे मतलब नहीं होता है, अल्फ़ाबेट आपका सेम है इससे मतलब आपको नहीं होता है। आपको मतलब होना चाहिए कि जो अलील्स जो आए, ये जो दो अलील्स आए किसी भी जीन्स में, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक आपको हाइट को तो रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ये टॉलनेस को कर रहा है, ये वाला शॉर्टनेस को कर रहा है। आप इसके बेसिस पे आप सॉल्व करोगे क्वेश्चन को, तो ये आपका हेट्रोजाइगस कंडीशन हो जाएगा। तो आप इस तरह से इस चीज़ को याद रख सकते हो। तो यहाँ पे जो है आपका, इसके बाद आप बच्चों हम लोग जो बात कर रहे हैं अभी जीनोटाइप और फिनोटाइप की बात करते हैं। हम लोग जब पार्क में घूमते हैं तो किसी प्लांट को देख के हम लोग बोल देते हैं कि ये टॉल है या फिर शॉर्ट है। तो जो हमारा हम लोग आँख से देख के, यानी प्लांट के फिजिकल अपीयरेंस से, प्लांट के जो है फिजिकल अपीयरेंस से जो देख के हम लोग बता दिए, वो आपका फिनोटाइप होता है। क्या होता है आपका, फिनोटाइप होता है बच्चों, यानी फिजिकल अपीयरेंस, जो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, समझे। बाहर के स्ट्रक्चर को पढ़ने को हम लोग मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है ना, 11th में आप पढ़ोगे। तो टॉलनेस और ड्वार्फनेस क्या आपका फिनोटाइप है, आप देख के बता सकते हो। लेकिन बच्चों अगर हम लोग बात करें आपसे कि ये टॉल बना, तो बनाने के लिए कौन से जीन रिस्पॉन्सिबल थे, क्या उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन था, तो ये आपका जीनोटाइप होता है। एज फॉर एग्जांपल बच्चों, मैं बोला कि ये प्लांट आपका टॉल बना, ठीक है, तो आप बोलोगे कि ये फेनोटाइप की बात हो रही है। मैं पूछा आपको जीनोटाइप, इसको बनाने के रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो इसको बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कैपिटल टी भी हो सकता है बच्चों, और कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम लोग जीनोटाइप कहते हैं। ये एक जीनोटाइप है, ये आपका एक जीनोटाइप है कि पर्टिकुलर आपके फिनोटाइप को बनाने के लिए कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल है, इसको हम लोग जीनोटाइप कहते हैं, ठीक है ना। देख के बोलोगे तो फिनोटाइप। इसके बाद डोमिनेंट और आपका रिसेसिव आता है, डोमिनेंट और रिसेसिव। इसी तरह अलील भी कह सकते हो, ट्रेट भी कह सकते हो, ठीक है। यानी कैपिटल वाला हमेशा बच्चों डोमिनेंट ट्रेट होता है,
या फिर डोमिनेंट एलील होता है। स्मॉल वाला हमेशा बच्चों क्या होता है, रिसेसिव या फिर आपका रिसेसिव ट्रेट होता है, या फिर रिसेसिव आपका कैरेक्टर वगैरह कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है बच्चों। और एक और बात जान लो, जब भी दोनों अगर पेयर में है कैपिटल और स्मॉल, तो कैपिटल वाला हर जनरेशन में अपने आप को शो करेगा, यानी हमेशा आपका टॉल बनेगा। जब भी कैपिटल है तो टॉल बनेगा। आपका स्मॉल जो है हमेशा होमोजाइगस कंडीशन में बनता है। स्मॉल वाला कब बनता है, होमोजाइगस कंडीशन में। इस बात को भी भेजे में अपने बैठा के रखना। आगे आओ बच्चों, सारा कुछ हो गया। पन्नेट स्क्वायर बॉक्स आगे हम लोग देखेंगे। एक बात समझ लो, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, कैलकुलेट करता है क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग इन अ जेनेटिक क्रॉस। आगे आओ बच्चों, चैप्टर की अब हम लोग शुरुआत करते हैं, ठीक है। इसको जो हम लोग आखिरी में देखेंगे। शुरू करते हैं हेरिडिटी। तो बच्चों मेरे पढ़ाने का तरीका अलग रहेगा। मैं एनसीईआरटी की एक लाइन को कवर करूंगा ताकि बोर्ड में जो है मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चंस भी आप करके आ सको। यहाँ पे थोड़े अच्छे क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। तो आगे चलो बच्चों, हम लोग जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस पर है उसमें क्या हो रहा था, नए इंडिविजुअल्स आ रहे थे जो सिमिलर थे बच्चों, ठीक है, सेम नहीं थे, ठीक है, लेकिन सबली डिफरेंट थे। तो हाँ बच्चों, हम लोग यही पढ़े थे पिछले चैप्टर में। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें, ये चैप्टर और अच्छे से समझ में आएगा। तो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में जो हमने जो पढ़ा, तो जो उसमें नए इंडिविजुअल आ रहे थे बच्चों, जो नए इंडिविजुअल्स आ रहे थे किसी भी से नए इंडिविजुअल्स आ रहे थे, वो सिमिलर थे, कभी सेम नहीं थे, क्योंकि सबटली कुछ डिफरेंट थे, वो कुछ उसमें डिफरेंट था। डिफरेंस क्यों थे, वो डिफरेंट क्यों थे इंडिविजुअल्स उसके पेरेंट्स से, क्योंकि उसमें वेरिएशंस आ गया। क्या हुआ, उसमें वेरिएशंस आए तो क्या होता है बच्चों कि जब भी आपका रिप्रोडक्शन हो रहा है, जब भी रिप्रोडक्शन हो रहा है और डीएनए कॉपी होता है, जब भी रिप्रोडक्शन होता है और डीएनए का कॉपी बनता है, तो उस समय स्मॉल ईरर्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से आपको वेरिएशन देखने को मिलता है। तो वेरिएशन क्यों है, स्मॉल ईरर्स ड्यूरिंग द डीएनए कॉपिंग की वजह से आपका वेरिएशन आया। तो बच्चों सुनो, रिप्रोडक्टिव प्रोसेस गिव राइज टू द न्यू इंडिविजुअल डेटा सिमिलर बट सबटली डिफरेंटेड। सही बात है बच्चों, क्योंकि सम अमाउंट ऑफ वेरिएशन प्रोड्यूस होता है। तो अब आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी वेरिएशन आपका होता है, लेकिन वेरी लेस होता है। तो इस बात को आप याद रखना कि असेक्सुअल में वेरी लेस, एग्जामिनर अगर बोलता है आपको वेरी लेस वेरिएशन हो रहा है, तो आपसे वो जो इनडायरेक्टली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पूछ रहा है, तो उसके बाद वो आपसे अलग क्वेश्चन पूछेगा। इस बेसिस पे एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी है जो मैं आपको प्रैक्टिस सेशंस में कराऊंगा। आगे बच्चों, जो वेरिएशंस हुआ इसके नंबर को हम लोग सक्सेसफुल वेरिएशन के नंबर को हम लोग इंक्रीज कैसे कर सकते हैं बच्चों, तो आप पिछले चैप्टर में पढ़ के आओ, आप इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कर सकते हो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ग्रेटर आपको वेरिएशन देखने को मिलता है। जैसे कि ह्यूमन बींग्स में जो है आपको वो जो रिप्रोड्यूस करता है सेक्सुअली, क्वाइट डिस्टिंक्ट वेरिएशन आर विजिबल अमंग डिफरेंट इंडिविजुअल। अलग अलग इंडिविजुअल में आपको अलग अलग वेरिएशन देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि दो इंडिविजुअल कभी भी एग्जैक्टली सेम आइडेंटिकल नहीं होते हैं बच्चों। ये जो हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में, वेरिएशंस होते हैं। हम भी अपने माता पिता से एकदम एक जो है डिट्टो नहीं होते हैं, वेरिएशंस हमारे में आए होते हैं, ठीक है ना बच्चों। आगे आओ, वेरिएशनशिप पे हम लोग बात करेंगे। अगला टॉपिक जो एनसीईआरटी में है वो बोलता है एक्युमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग आपका रिप्रोडक्शन के दौरान वेरिएशन कैसे एक्युमुलेट करते जा रहा है। समझे बच्चों कि जनरेशन बहुत पहले से आते जा रहा है, हर जनरेशन में वेरिएशन कैसे एक्युमुलेट कर रहा है, इससे बात कर रहा है। जो हम लोग इनहेरिटेंस पर, इनहेरिटेंस क्या, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो फीचर का ट्रांसफ़र हो रहा है बच्चों, तो किसके थ्रू हो रहा है, तो आपको अब पता चल गया जीन के थ्रू हो रहा है फीचर का ट्रांसफ़र। किसका ट्रांसफ़र हो रहा है, कैरेक्टर का, लेकिन आपको अब पता चल गया है किसका ट्रांसफर असल में होता है, ट्रेट का ट्रांसफ़र होता है। तो इनहेरिटेंस जो हम लोग जो पढ़े पिछले जनरेशन में, वो क्या प्रोवाइड करता है, कॉमन बेसिक बॉडी डिज़ाइन करता है, और सब्टल चेंजेस उसमें जो होते हैं, वेरिएशंस की बात कर रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन में, उसको जो है प्रोवाइड करता है। आगे आओ, आगे की लाइन आपकी मज़ेदार है। तो जो सेकेंड जनरेशन होगा बच्चों, विल हैव डिफरेंसेस दैट दे इनहेरिट फ्रॉम फर्स्ट जनरेशन एज वेल एज न्यूली क्रिएटेड डिफरेंसेस। तो बच्चों बोला क्या गया कि हम लोग अगर अपनी बात कर लें, हम लोग अपनी बात लेके करेंगे तो ज़्यादा समझ में, हम लोग अगर अपनी बात कर लें, ठीक है ना, तो हमारे में बच्चों वो भी वेरिएशन होगा जो हमारे पेरेंट्स से आया होगा, हमारे में जो है वो भी वेरिएशन होगा जो हमारे पेरेंट्स में आया होगा, और जो डीएनए कॉपी के दौरान जो ईरर्स हुआ होगा उसके वजह से वो भी वेरिएशंस आए होंगे हमारे बीच, हमारे में, ठीक है। तो हमारे में जो हमारे फादर से वेरिएशन ट्रांसफ़र हुआ वो भी आया, और जो उस समय जो है रिप्रोडक्शन के दौरान जब डीएनए कॉपी हो रहा था उस समय जो ईरर्स हुए उसके भी वेरिएशन है। इस बात को और अच्छे से समझोगे, जब हम लोग का जनरेशन आगे चलेगा तो जो वेरिएशंस, ये दोनों वेरिएशन हमारे में क्या हुआ, एक्युमुलेट हो गए। ये वेरिएशन तो अगले जनरेशन में ट्रांसफ़र होगा ही, समझे बच्चों, ये भी जो आपका वेरिएशन अगले जनरेशन में हमारे ट्रांसफ़र होगा ही। और एक और होगा जो आपका
जो यहाँ पे जो एरर जो आएगा डीएनए कॉपिंग में, हमारे जो इंडिविजुअल्स आएंगे उसमें, उसके वजह से भी आएगा। तो क्या हुआ, हर जनरेशन जैसे जैसे बढ़ रहा है तो आपका वेरिएशन का नंबर जो है आपका इंक्रीज होते जा रहा है। तो इसीलिए बोला गया बच्चों कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म में जो है वेरिएशन को हम लोग मैक्सिमाइज कर सकते हैं। आगे आओ बच्चों, अगर फिगर 8.1 की बात करें बच्चों, फिगर 8.1 आपसे इस फिगर की बात कर रहा है, तो फिगर 8.1 में क्या बोला, वुड रिप्रेजेंट अ सिचुएशन इफ सिंगल इंडिविजुअल रिप्रोड्यूसेस एज हैपन इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो किसकी बात कर रहा है आप, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपके भेजे में आते ही पता होना चाहिए आपको कि इसमें वेरी लेस क्या दिखता है, वेरिएशन दिखता है। अगर वन बैक्टीरियम, सिंगुलर बैक्टीरिया का बैक्टीरियम डिवाइड करता है तो आपका कितना बनता है बच्चों, 2 बैक्टीरिया बनता है। क्या बोला, एक बैक्टीरिया आपका डिवाइड करके क्या बना रहा है, 2 बैक्टीरिया बना रहा है। तो बच्चों आपको पता है किसकी बात हुई, बैक्टीरिया की बात हुई। तो आप पढ़ चुके हो पिछला चैप्टर, तो आपको पता है ये बाइनरी फिशन से क्या करता है आपका क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है। तो ये वाला किससे, ये भी 2 इंडिविजुअल बनाएगा और ये भी आपका 2 बनाएगा। आगे आओ, यही बोला आपसे, अगर एक बैक्टीरियम डिवाइड करता है तो रिजल्टेंट बैक्टीरिया डिवाइड करेगा दोबारा और 4 इंडिविजुअल बैक्टीरिया आपका जनरेट होगा। वो क्या होगा, सिमिलर होगा। क्या होगा, सिमिलर होगा, ठीक है ना, क्योंकि सिमिलर होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, माइनर डिफरेंसेस होगा। देयर वुड बी ओनली माइनर डिफरेंसेस बिटवीन देम, ठीक है, जनरेटेड ड्यू टू स्मॉल इनक्रीज इन स्मॉल इंक्रीज डीएनए की वजह से आपको मालूम है कि वेरिएशंस आते हैं। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बच्चों इन्वॉल्व होता तो इससे ज़्यादा वेरिएशन आपको देखने को मिलता। बच्चों तो बोर्ड में आपसे पूछा जा सकता है ये फिगर देके कि आप क्या समझ रहे हो, क्या हो रहा है। सबसे पहले बोलोगे ये जो है असेक्सुअल बैक्टीरिया में हो रहा है, बैक्टीरिया बाइनरी फिशन से करता है, बाइनरी फिशन एसेक्सुअल मोड ऑफ आपका रिप्रोडक्शन है, और साथ में जो है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में वेरी लेस वेरिएशंस होते हैं, तो ज़्यादा वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं इस फिगर में जब ये रिप्रोड्यूस किया तो देखो ऊपर वाला जो है हल्का चेंज हुआ, नीचे वाला हल्का चेंज हुआ, कुछ वेरिएशंस आपको देखने को मिले। फिर ये जब रिप्रोड्यूस किया तो आपको यहाँ चेंजेस मिल रहे हैं, यहाँ चेंजेस मिल रहे हैं, इसी तरह आपको यहाँ चेंजेस मिल रहे हैं, और ये आपको यहाँ चेंजेस नहीं मिल रहा है बच्चों, यहाँ चेंजेस तो नहीं मिल रहे हैं, यहाँ चेंजेस आपको नहीं मिल रहे हैं, यहाँ चेंजेस मिल रहे हैं इसमें, और यहाँ मिल रहे हैं। इसी तरह ये रिप्रोड्यूस किया, आपको यहाँ चेंजेस मिले, इसमें यहाँ मिले, और इसमें आपको चेंजेस नहीं मिले, ठीक है ना, चेंजेस नहीं मिले, ठीक है, चेंजेस नहीं मिले। तो आप देख सकते हो असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म में क्या आपका लेस वेरिएशन, ये सब फिगर देके आपसे पूछा जा सकता है कि आप क्या समझ रहे हो। केस बेस आ ही चुका है बच्चों। आगे चलते हैं, हम लोग बात करते हैं हेरिडिटी की चैप्टर की शुरुआत। तो पहले ही हो चुकी थी एनसीईआरटी से, अभी मेरे कुछ नोट्स हैं। अब बच्चों एक और बात, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं लेकिन एकदम तुच्चा सा टॉपिक है ये आपका, एक्वायर्ड और इनहेरिटेड ट्रेट। हर साल लगभग किसी न किसी के क्वेश्चंस में दिख जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस में ये सब पे आए हुए क्वेश्चन दिख जाते हैं। एक्वायर्ड ट्रेट बच्चों ऐसे ट्रेट जो हमने जो है दुनिया में आने के बाद एक्वायर किया, एक्वायर्ड ट्रेट, और इनहेरिटेड ट्रेट जो हमारे पेरेंट्स हमारे में ट्रांसफ़र हुआ, ठीक है ना। वो इनहेरिटेड ट्रेट्स हो क्या, आपका ईयर अटैच है कि नहीं है, या आपका इनहेरिटेड ट्रेट आपका जो है आई ब्रो हो गया, आपका आई कलर हो गया, ये सब आपका इनहेरिटेड ट्रेट हुआ, ठीक है ना बच्चों। आपका कलर हो गया, आपका इनहेरिटेड ट्रेट हुआ। दुनिया में आने के बाद कलर नहीं बदलता है, ना आई ब्रो बदलेगा, ना आपका आई लिड्स बदलेगा, ठीक है ना बच्चों। कुछ चेंजेस बड़ी डिज़ाइन में नहीं आते हैं। लेकिन एक्वायर्ड ट्रेट की बात करें बच्चों, तो आपका एक बिहेवियर की बात करें तो बिहेवियर आपका ट्रांसफ़र नहीं होता एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। आप जो है पैदाइश गुड या फिर बैड नहीं बनते हो, आप जो है दुनिया में आके अच्छे या बुरे बनते हो, तो ये आपका एक्वायर्ड ट्रेट। इसी तरह बच्चों आप दुनिया में आने के बाद स्विमिंग सीखते हो, ठीक है ना, स्विमिंग जो है अपनी ज़िंदगी में सीखते हो, तो स्विमिंग आपका एक्वायर्ड ट्रेट हो गया, साइकिलिंग एक्वायर्ड ट्रेट हो गया, ठीक है ना बच्चों। इसी तरह अलग अलग काम जो है आप यहाँ आके सीख रहे हो, एक्वायर्ड ट्रेट हो गया। जो फीचर आप लेके आ रहे हो अपने पेरेंट्स से वो आपका इनहेरिटेड ट्रेट्स हो गया। डिफरेंस आता है बच्चों, और ये क्या होता है, इस पर क्वेश्चंस आते रहते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो आगे चलते हैं बच्चों हम लोग। तो ट्रांसफ़र हुआ आपका ट्रेट का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, उसको हम लोग हेरिडिटी कहते हैं। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो ट्रेट्स का ट्रांसफ़र हुआ उसको आप हेरिडिटी कहते हैं। आप ऐसे समझो बच्चों, जब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आपका डिसिमिलरिटीज़ जा रही थी, डिसिमिलर चीज़ जा रही थी, डिसिमिलरिटीज़ जब जा रही थी तो उसको आप क्या कर रहे थे, वेरिएशन। जब डिफरेंट चीज़ें जा रही थी, मतलब मिल नहीं रहा था,
डिसिमिलरिटी जब ट्रांसफ़र हो रही थी बच्चों, तो आप उसको कहे वेरिएशन, ठीक है ना। अब जो है इस चैप्टर में जो है आपका हेरिडिटी में क्या होगा आपका, जब एक पेरेंट से प्रोजेनी में सिमिलरिटी का ट्रांसफ़र हो रहा है सिमिलर चीज़ों का, तो आप उसको क्या टर्म कर दोगे, हेरिडिटी। तो हेरिडिटी इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ सिमिलरिटीज़ फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी। आप अपने नोट्स में लिखते जाना बच्चों, वैसे ये आपको टेलीग्राम के चैनल पे दे दिया जाएगा। तो आप उसको क्या कहोगे, आप हेरिडिटी कहोगे। जब सिमिलरिटीज़ का ट्रांसफ़र होगा एक पेरेंट से प्रोजेनी में तो हेरिडिटी, और डिसिमिलरिटीज़ का ट्रांसफ़र होगा एक पेरेंट से प्रोजेनी में तो आपका वेरिएशंस होगा। तो आपको पता है कि हेरिडिटी जो है का जो आपका फंक्शनल यूनिट होगा वो एक जीन होगा। कौन लेके जा रहा है आपका, सिमिलरिटीज़ जीन लेके जा रहा है, तो जीन अपना फंक्शनल यूनिट होगा। ये ट्रांसफ़र करता है आपका कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट से प्रोजेनी में, आपका करेक्टर को ट्रांसफ़र करता है जीन। हम लोग पीछे कवर कर चुके हैं। तो बच्चों अगर जीन की बात करें, जीन होता है आपका एक शॉर्ट स्ट्रक्चर होता है डीएनए का। तो हम लोग जब 9th क्लास में पढ़ते थे तो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर हम लोग देखते थे, ठीक है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, इसको हम लोग बोलते थे जीन, ठीक है ना, जिसको फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए कहते थे। 9th में हम लोग पढ़े होंगे, आप लोग पढ़े होंगे 9th में। तो जीन क्या होता है आपका, शॉर्ट स्ट्रक्चर होता है डीएनए का जो कोड करता है स्पेसिफिक प्रोटीन या फिर आरएनए के लिए। तो हम लोग जो है पिछले चैप्टर में पढ़े, एक जो है डीएनए से क्या बनाता है आपका एमआरएनए बनता है, ठीक है ना। इसी से आपका क्या बनता है, प्रोटीन, ठीक है ना। अलग अलग बड़े डिज़ाइन के लिए अलग अलग प्रोटीन बनते हैं। अगर अलग अलग बन गया, ज़्यादा दिक्कत हो गया प्रोटीन, तो अल्टर्ड प्रोटीन से क्या होता है आपका बहुत अजीब बॉडी डिज़ाइन और वैसा इंडिविजुअल आपका जी नहीं पाता है। ये चीज़ हम लोग वहाँ कवर कर चुके हैं, आप फिर उधर देख सकते हो। तो इससे आपका प्रोटीन बन जाता है डीएनए से। आ गया बच्चों। इसके बाद जेनेटिक्स, इस पे जो है पीवाईक्यू आ चुका है, ये आ चुका है। जब एक में जो है 2-3 क्वेश्चन आते हैं वहाँ जेनेटिक्स पूछा गया है। तो जेनेटिक्स क्या होता है बच्चों, जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, एक ब्रांच होता है बायोलॉजी का जो कि डील करता है स्टडी ऑफ जीन्स का, ठीक है, हेरिडिटी का और आपका वेरिएशन का, उसको आप क्या कहते हो, जेनेटिक्स कहते हो, ठीक है। इसका कोई काम नहीं है। आगे चलते हैं बच्चों। तो हम लोग क्या समझते हैं, व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन बाय सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस से हम लोग क्या समझते हैं बच्चों, एक चाइल्ड जो होता है बच्चों, हर एक बेसिक फीचर जो है ह्यूमन बींग्स का बियर करता है। एक चाइल्ड के पास हर वो फीचर होगा जो एक ह्यूमन बींग्स को चाहिए। एक ऐसा फंडामेंटल जो बेसिक फीचर चाहिए एक ह्यूमन बींग्स होने के लिए, एक बच्चे के पास वो सारा होगा। तो वो क्या होता है आपका सिमिलरिटीज़ होता है। लेकिन वो अपने पेरेंट्स से जो है कभी भी देखो, हाउ एवर इट डज़ नॉट लुक एग्जैक्टली लाइक इट्स पेरेंट्स, लेकिन क्या होता है वो पेरेंट्स से अपने एग्जैक्टली, यानी कहने का मतलब क्या है, आइडेंटिकल नहीं दिख सकता है, ठीक है बच्चों। क्यों नहीं दिख सकता है, वेरिएशन के कारण नहीं दिख सकता है। लेकिन उसके पास सारे बेसिक फीचर्स होंगे। ये जो सारे बेसिक फीचर है ये तो उसके लिए क्या हुआ, सिमिलरिटीज़ हो गई बच्चों। और जो एग्जैक्टली नहीं दिख रहा है ये जो है वेरिएशन के कारण हुआ। तो आप सिमिलरिटी डिफरेंसेस में आप समझ सकते हो इसको, जो ऊपर मैंने बता दिया तो आपको समझ में आ रहा होगा। एंड ह्यूमन पॉपुलेशन शो अ ग्रेट डील ऑफ, तो ह्यूमन पॉपुलेशन में बहुत बड़ा जो है आपको वेरिएशन देखने को मिलता है। इसके बाद आओ मेंडल बाबा की बात करते हैं हम लोग। मेंटल रूल फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स, मेंटल कंट्रीब्यूशन। द रूल फॉर इनहेरिटेंस ऑफ सच ट्रेट इन ह्यूमन बींग्स आर रिलेटेड टू द फैक्ट दैट बोथ द फादर एंड मदर कंट्रीब्यूट practically equal amounts of genetic material to the child. This means that each trait can be influenced by both parental and maternal DNA. Thus for each trait there will be two versions in child. क्या होता है बच्चों, जब भी ट्रांसफ़र हो रहा है किसी भी चीज़ का ट्रांसफ़र हो रहा है तो वो आपका फादर और मदर दोनों से जो आपके प्रोजेनी में जा रहा है। फादर से भी इक्वल अमाउंट जा रहा है, मदर से भी आपका इक्वल अमाउंट का ट्रांसफ़र हो रहा है जेनेटिक मटेरियल का, ठीक है ना। इसी पे क्वेश्चन आपका आता है कि इस प्रोजेनी में जो है आपका, तो फादर से जो क्रोमोसोम्स आया आपका, फादर और मदर से जो क्रोमोसोम आया, ठीक है ना, वो क्रोमोसोम जब अगर प्रोजेनी में पहुंच रहा है तो मेंटेन कैसे रहता है। अगर यहाँ से 46 है, यहाँ भी आपका 46 है, अगर इसको आप जोड़ दोगे तो ये तो 94 हो रहा है, लेकिन इतना तो नहीं जा सकता है, ठीक है ना, क्योंकि आपके फादर ही में 46 है, मदर में 46 है, तो ये तो बढ़ते नहीं आ रहा है। तो क्या होता है, जब भी गैमेट का फॉर्मेशन करोगे बच्चों, क्या करोगे, जब भी 46 क्रोमोसोम है, जब भी गैमेट का फॉर्मेशन होता है, हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन में भी देखेंगे, जब भी गैमेट का फॉर्मेशन होता है बच्चों तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपका हाफ हो जाता है। इसी कारण जो है आपका आने वाले प्रोजेनी में जो है आपका नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपका मेंटेन रहता है। तो आप किसी भी प्रोजेनी में जो आपके किसी भी ऑफ स्प्रिंग में जो भी ट्रांसफ़र होता है जेनेटिक मटेरियल का, उसमें पेरेंट्स आपके दोनों जो है मेल एंड फीमेल दोनों इक्वली जो है अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र करते हैं। तो हर एक ट्रेट के लिए जो होता है 2 वर्जन होता है चाइल्ड में, एक आपका फादर से आता है, एक आपका मदर से आता है। ये बात आप
जो है समझ के रखोगे। आगे आओ, मेंडल क्या यूज़ किया था, नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग विजिबल कैरेक्टर को यूज़ किया था। कॉन्ट्रास्टिंग विजिबल कैरेक्टर अभी हम लोग समझते हैं ऑफ गार्डन पी। तो मेंडल का एक्सपेरिमेंट किस पे था बच्चों, गार्डन पी पे था। इसको हम लोग बोटेनिकल नेम कहते हैं, नोट्स में लिख लेना, पाइसम क्या कहते हैं और सटाइवम, पाइसम सटाइवम, ये भी जो आपको याद होना चाहिए, कभी कभी बोर्ड में पूछ लेता है, ठीक है। तो विजिबल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिया, बहुत सारे कैरेक्टर को मेंडल्स ने यूज़ किया था। एज फॉर एग्जांपल क्या किया, आपका एनसीईआरटी है बच्चों, राउंड और रिंकल सीड लिया था, और टॉल और शॉर्ट प्लांट लिया था, वाइट और वॉयलेट फ्लावर लिया था मेंडल। और मेंडल क्या किया उसके बाद सुनो बच्चों, ही टुक पी प्लांट लिया था, आपको पता हो गया है, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक के साथ अलग अलग कैरेक्टर थे पी प्लांट में, ठीक है ना, इसीलिए पी प्लांट लिया था। एक प्लांट में अलग अलग कैरेक्टर थे। और टॉल प्लांट और शॉर्ट प्लांट को क्या किया, वो प्रोड्यूस किया, किससे, क्रॉस कराया। क्या कराया इसने, मेंडल ने कुछ नहीं किया, एक प्लांट को ले लिया, ठीक है ना, किसी प्लांट के किसी एक कैरेक्टर, जैसे हाइट को ले लिया, ठीक है ना, आपको पता होगा हाइट एक कैरेक्टर है, हाइट क्या होगा, टॉल होगा या फिर आपका शॉर्ट होगा, टॉल होगा या फिर शॉर्ट होगा, ट्रेड्स होंगे। तो इसके बीच में क्या गया, मेंडल आराम मस्त क्रॉस करा रहा है, क्या करा रहा है, क्रॉस करा रहा है, ठीक है ना, ये मेंडल ने कराया। तो आगे आते हैं हम लोग, मेंडल ने जो है पी प्लांट के लिया, तो ये आप देख सकते हो, मेंडल ने जो 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया था, 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, तो आपके ट्रेड्स कितने हो जाएंगे, 14 ट्रेड्स हो जाएंगे, ठीक है। तो पहला कैरेक्टर जो लिया था सीड शेप, जिस पे आपसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं, सीड कलर, ठीक है ना, और आपका फ्लावर कलर पे पूछा जाता है आपका आपका सीड शेप या पॉट शेप, इसके बाद आपका पॉट कलर पे, ये इन सब पे आपका क्वेश्चंस आता है, और टॉलनेस पे आता है, ठीक है ना, इजी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना, आपको आगे दिखाता हूँ। तो मेंडल ने बच्चों पी प्लांट क्यों लिया, तो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट आपका 1856 से लेकर 1863 तक किया था, यानी 1856 से आपका 1863 नोट्स में आप लिखोगे, मेंडल ने पी प्लांट के लिया। मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किस पे किया, पी प्लांट पे क्या क्या किया, 2 प्लांट को लिया और कंटिन्यूस सेल्फ जो है सेल्फिंग कराते गए, ठीक है। आ गया बच्चों, 2 प्लांट लिया, क्रॉस कराते रहे। मेंडल क्यों लिया, क्योंकि पी प्लांट के पास मेनी डिस्टिंक्ट अल्टरनेटिव ट्रेड्स थे। क्या थे उसके पास, क्लियर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स है, अलग अलग जो है बहुत सारे ट्रेड्स है, आप यहाँ पे देख सकते हो बच्चों, अलग अलग जो है 7 कैरेक्टर है, अलग अलग एक ही प्लांट के पास ट्रेड्स थे, इस वजह से मेंडल ने जो है पी प्लांट लिया। क्वेश्चन आते हैं, वाई मेंडल सिलेक्टेड पी प्लांट। आगे आओ, क्या होता है बच्चों, आगे पी प्लांट जो है लार्ज नंबर ऑफ सीड क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, लार्ज नंबर ऑफ सीड प्रोड्यूस करता है, और क्या करता है, अपना जो है लाइफ साइकिल एक सीजन में कंप्लीट कर लेता है, एक सीजन में कंप्लीट कर लेता है। तो ये भी बहुत ईजी हुआ उसको कल्टीवेट करने के लिए, ठीक है बच्चों। तो आप जो है लिखोगे पी प्लांट हैज़ मेनी डिस्टिंक्ट अल्टरनेटिव ट्रेड्स या फिर क्लियर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। अगला लाइन लिखोगे आप, इट प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ सीड्स, और आगे जो है कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल को थर्ड में डाल के, थर्ड वाले को फोर्थ में डाल देना, ठीक है ना, ज़्यादा लाइन्स आपके बन जाएंगे। इसके बाद पी के जो प्लांट थे आपके, जो है सेल्फ पॉलिनेशन शो कर रहे थे, जिसको बर्ड पॉलिनेशन भी कहा जाता है, इस वजह से वो क्या आता है, ट्रू ब्रीडिंग थे। इसको भी आप भेजे में बैठा के रखोगे। आगे आओ बच्चों, पी प्लांट में जो है आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन कराना आपका इजी था, आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन कराना पी प्लांट में इजी था, इस वजह से जो हाइब्रिड हुए थे वो आपके फर्टाइल हुए थे। क्रॉस पॉलिनेशन अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मैंने जो है आपको हाउ टू ऑर्गेनिक रिप्रोड्यूस में इसको जो है कराया, लेक्चर नंबर 3 में शायद। आ गया बच्चों, मेंडल इतने कामयाब क्यों हुए बच्चों, मेंडल्स इतने कामयाब क्यों हुए, तो इसका रीज़न क्या था, रीज़न क्या था, तो मेंडल ने क्या किया, स्टैटिकल मेथड यूज़ किया, अप्लाई किया, और मैथमेटिकल लॉजिक दिया अपने रिजल्ट का, मैथमेटिकल लॉजिक दिया अपने रिजल्ट का, जिसको आप आज तक भुगत रहे हो, ठीक है। बोर्ड में पूछा जाता है, थोड़ा बच्चे फंसते, इस वजह से मैं बोला। आ गया बच्चों, मेंडल ने एक्यूरेट जो है आपका रिकॉर्ड रखा, एक्सपेरिमेंट का अपना एक्यूरेट रिकॉर्ड रखा बच्चों। और आगे आओ, मेंडल ने जो है लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स पे क्या क्या एक्सपेरिमेंट किया, मेंडल एक्सपेरिमेंटेड ऑन लार्ज नंबर ऑफ प्लांट, एक ही ट्रेड के लिए फॉर सेम ट्रेड, एंड ऑब्टेन्ड हंड्रेड्स ऑफ स्प्रिंग। क्या बोला, मेंडल ने लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स पे क्या किया, मेंडल ने लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स पे क्या किया, आपका एक्सपेरिमेंट किया एक ही ट्रेड के लिए, और हंड्रेड्स ऑफ स्प्रिंग्स जो है बनाए। तो बच्चों अगर लार्ज सैंपल साइज होगा, मेंडल ने क्या लिया, लार्ज सैंपल साइज लिया, लार्ज सैंपल साइज होगा तो उसके रिजल्ट को क्या मिलेगी, क्रेडिबिलिटी मिलेगी बच्चों। अगर और लार्ज सैंपल साइज होगा तो एरर का चांस भी तो कम हो जाएगा। तो इस दोनों लाइन को आपको याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है बच्चों। मेंडल क्या था, एक्यूरेट जो आपने एक्सपेरिमेंट का रिकॉर्ड रखा था,
लार्ज नंबर ऑफ प्लांट पे क्या था, सेम ट्रेड के लिए और हंड्रेड्स ऑफ ऑफस्प्रिंग बनाया। लार्ज सैंपल साइज था इसलिए इसके रिजल्ट को क्रेडिबिलिटी मिली। साथ साथ आप क्या रखोगे, जब लार्ज नंबर ऑफ सैंपल साइज होगा तो एरर का चांस भी आपका कम होगा। और आखिरी में इसने क्या किया, आपके साथ थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन दिया अपना, ठीक है ना, जो भी रिजल्ट बनाया अपना मैथमेटिकल इससे उसका थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन दिया, जिसको आपसे कंक्लूजन में पूछा जाता है। आगे आओ बच्चों, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में बच्चों एक बात याद रखना, हम लोग प्योर पेरेंट्स लेते हैं। क्या लेते हैं, प्योर पेरेंट्स के बीच में कराते हैं, ठीक है, प्योर पेरेंट्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इस बात को व्हेन ओनली वन कैरेक्टर इज कंसीडर व्हाइल क्रॉसिंग टू ऑर्गेनिज्म देन सच क्रॉस इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। मोनोहाइब्रिड में क्या कराते हैं हम लोग, एक कैरेक्टर को कंसीडर करते हैं। कितने कैरेक्टर को बच्चों, एक कैरेक्टर को कंसीडर करते हैं उसको मोनोहाइब्रिड। और याद रखना बच्चों हमेशा प्योर कैरेक्टर लेते हैं, ठीक है ना। प्योर करने का मतलब है बोथ अलील ऑफ अ जीन इज सेम, दोनों अलील क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है बच्चों, दोनों अलील क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। आइए बच्चों हम लोग अब क्या करते हैं शुरू, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करें हम लोग, तो हम लोग कैरेक्टर, अगर कैरेक्टर की बात करें तो कौन सा कैरेक्टर हम लोग ले लें, कैरेक्टर कौन सा ले ले बच्चों, तो हम लोग ले लेते हैं प्लांट हाइट ले लेते हैं, ठीक है, प्लांट का हाइट। तो अब आपको तो समझ में आ गया बच्चों, तो बोलोगे सर प्लांट हाइट कैरेक्टर है, चुपचाप से आप ट्रेट भी लिख दीजिए, बगल में क्या लिख दीजिए, ट्रेट लिख दीजिए। तो हाइट है, हाइट में दो तरह के ट्रेट पाए जाएंगे। तो सर बोलोगे तुम लोग, एक टॉल प्लांट होगा, एक आपका शॉर्ट होगा, ठीक है ना। शॉर्ट को हम लोग ड्वार्फ भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ड्वार्फ कहते हैं। अच्छा, इस टॉल को दिखाने के लिए सर कैपिटल टी आता है, इस ड्वार्फ को दिखाने के लिए स्मॉल टी आता है। अच्छा, यहाँ कैपिटल टी आया तो ये जो है सर डोमिनेंट वाला हुआ, ये आपका रिसेसिव वाला हुआ। बहुत अच्छा बच्चों। अब जो हम लोग क्रॉस की शुरुआत कराते हैं, तो क्रॉस हमेशा हम लोग क्या बोले, मैंने बोला प्योर पेरेंट्स लोग है, ठीक है ना। तो आप क्रॉस हमेशा कराओगे प्योर टॉल के बीच में, क्रॉस इनटू प्योर शॉर्ट के बीच में। आप शॉर्ट लिखो, एनसीईआरटी में जब शॉर्ट लिखता है शॉर्ट लिखो, ठीक है ना। ड्वार्फ जब आएगा तो लिख देना। इसी तरह अगर हम लोग कैरेक्टर लेते हैं, प्लांट का जो है सीड का शेप, सीड का शेप ऐसे लिख दे रहा हूँ बच्चों, कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो वहाँ ट्रेट आपका क्या आता है सीड शेप में, एक राउंड होता है, राउंड वाला आपका डोमिनेंट, और एक आपका रिसेसिव होता है जिसको स्मॉल, आपका एक रिंकल होता है जिसको आप स्मॉल आर से दिखाते हो, ये आपका रिसेसिव हुआ। तो यहाँ आप क्या लिखते हैं, प्योर राउंड और प्योर शॉर्ट लिख देते हैं बच्चों। तो अगर ये जो आप क्रॉस करा रहे हो, ये कौन सा है आपका जनरेशन, पेरेंटल जनरेशन है। कौन सा जनरेशन है बच्चों, पेरेंटल। कहीं भी साइड में आप चिपका देना, क्या क्या है, कैरेक्टर लिए प्लांट हाइट, ट्रेट लिखे टॉल या शॉर्ट या ड्वार्फ लिखे, ठीक है। आगे आओ बच्चों, क्रॉस कराओगे हमेशा प्योरिटी को मेंटेन करते हुए कराओगे। प्योरिटी आती है आपकी कंटिन्यूस सेल्फ फिंग से, आपका प्योरिटी आता है, ये आपको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप क्रॉस कराएं प्योर टॉल में और प्योर शॉर्ट में। प्योर टॉल को जो बनाने के लिए, प्योर टॉल को और प्योर शॉर्ट को बच्चों हम फेनोटाइप भी तो बोल सकते हैं, कि देख के हमको पता चल रहा है, तो ये फेनोटाइप। तो अगर बच्चों ये एक फेनोटाइप है तो इसको बनाने के लिए एक जीनोटाइप भी तो आना चाहिए। बना किससे, जीनोटाइप। अच्छा सर प्योर टॉल जो है प्योर है तो कैपिटल टी से बनेगा, प्योर शॉर्ट है तो स्मॉल टी से बनेगा, ठीक है। इसी तरह अगर सीड शेप रहता तो प्योर राउंड रहता तो कैपिटल आर से, प्योर आपका क्या रहता है, रिंकल रहता तो आपका स्मॉल आर से बनता। तो कैपिटल टी आपका आया, जीनोटाइप आया बच्चों। तो इसके बाद क्रॉस करने से पहले आप क्या बनाओगे बच्चों, गैमेट बनाओगे। इसको जो आप इस साइड लिख देना, इसको भी इस साइड लिख देना, कोई दिक्कत नहीं, उधर भी लिखो कोई दिक्कत नहीं। गैमेट बनाओगे बच्चों, इससे गैमेट बनाओगे तो आपका टी और टी अलग हो जाएगा, यहाँ से भी टी और टी अलग हो जाएगा। इसके बाद आपका F1 जनरेशन निकलेगा बच्चों। कौन सा जनरेशन, F1 जनरेशन निकलेगा। तो F1 जनरेशन में क्या होता है बच्चों, ये वाला टी जो है जाके इससे क्रॉस करता है, ठीक है। फिर ये टी जो है आपका इससे क्रॉस करता है, ठीक है। इसी तरह फिर ये टी आपका इससे करेगा, फिर ये वाला टी इससे करेगा। तो F1 जनरेशन में आपका जो बनता है कैपिटल टी आपका स्मॉल टी, इसके साथ देख सकते हो आप कैपिटल टी स्मॉल टी, इसी तरह सारा कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा, ठीक है बच्चों। तो क्या बना आपका, सारा क्या बना आपका ऑल जो है आपका टॉल बना। लेकिन आप टॉल मत लिखो बच्चों, आप लिखो सारा क्या बना आपका हाइब्रिड टॉल बना। क्या बना, हाइब्रिड्स हैं आपके, हाइब्रिड टॉल बना बच्चों। और एक ट्रिक याद रखोगे तुम, एक ट्रिक याद रखोगे, क्या बना, ऑल आपका हाइब्रिड डोमिनेंट बना बच्चों। क्या बना, हाइब्रिड डोमिनेंट। को टॉल क्या था, डोमिनेंट था। तो कभी भी आपसे पूछ दिया गया, ठीक है, तो आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हो, ठीक।
आपको दे देगा प्लांट सीड शेप दे देगा, क्या बोलेगा F1 में क्या बनेगा, तो आप सीधे बोलोगे ऑल जो है हाइब्रिड डोमिनेंट बनेगा, तो राउंड बनेगा, क्या बनेगा आपका ऑल राउंड बनेगा। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। तो F1 जनरेशन में आपका ऑल हाइब्रिड टॉल मिला। इसके बाद जो है बच्चों हम लोग निकालते हैं जो उसको F2 जनरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में हम लोग क्या करते हैं, F1 जनरेशन के बीच में क्या कर देते हैं, F1 जनरेशन में क्या कर देते हैं हम लोग बच्चों, सेल्फिंग कर देते हैं। कहने का मतलब क्या है बच्चों, कहने का एक और बात बच्चों, एक और चीज़ याद रखो यहाँ पे जाने से पहले, यहाँ पे क्या हो बच्चों, सिर्फ आपको जो है सिर्फ जो है आपको डोमिनेंट वाला दिख रहा है। क्या दिख रहा है? डोमिनेंट वाला दिख रहा है। कौन वाला दिख रहा है आपको? डोमिनेंट वाला दिख रहा है। तो इसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी हेट्रोजाइगस कंडीशन। बच्चों अगर ये वाला जो जीन बना, ठीक है ना, या फिर ठीक है ये जो बना आपका, इसमें जो है दोनों अलील जो है डिफरेंट है, एक जीन का दोनों अलील क्या है, डिफरेंट है। वैसे ही क्या बना आपका, एक इम्ब्रियो बना, तो इसमें क्या आपका यहाँ से क्या बनेगा बच्चों, इम्ब्रियो बनेगा, इम्ब्रियो से सीड बनता है, आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, आ गया बच्चों। ये जो है आपका दोनों अलील जो आपके डिफरेंट है, दोनों अलील डिफरेंट है, तो बच्चों ये कौन सा कंडीशन है, हेट्रोजाइगस कंडीशन है। तो यहाँ से एक लॉ निकल के आता है मेंडल का, क्या निकल के आता है बच्चों, लॉ। तो लॉ क्या कहता है कि जब भी हेट्रोजाइगस कंडीशन होगा बच्चों, हेट्रोजाइगस कंडीशन होगा, तो जो अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा, जो अपने आप को अलील अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा, आप उसको डोमिनेंट अलील कहोगे, या फिर जो ट्रेट अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा आप उसको डोमिनेंट ट्रेट कहोगे, और जो अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा उसको आप डोमिनेंट रिसेसिव अलील कहोगे, या फिर रिसेसिव ट्रेट कर दोगे बच्चों। ठीक है, तो हमेशा हेट्रोजाइगस कंडीशन में डोमिनेंट वाला अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। इस बात को बेहजा में बैठा के आप रखोगे। तो एक और बात याद रखोगे, मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस का F1 जनरेशन का, किसका, F1 जनरेशन का कंक्लूजन आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस होता है। तो बोर्ड में आपसे जब क्रॉस दे देता है उसके बाद क्वेश्चंस देखे होगे आप, क्या पूछता है आपसे कि उसका कंक्लूजन क्या होता है, तो आप कंक्लूजन आज जान गए। तो मोनोहाइब्रिड के F1 जनरेशन का कंक्लूजन कौन होता है, आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस होता है। तो आपसे पूछ दिया कुछ भी, तो अगर प्योर लाइन को वो क्वेश्चंस में क्या कर रहा है, मेंटेन करके चल रहा है, तो आप हमेशा F1 जनरेशन का बोल सकते हो। ऑल आपका हाइब्रिड डोमिनेंट बनता है, तो डोमिनेंट वाला आप जो ऑप्शन टिक मार के निकल जाओगे, MCQ में आएगा। तो आगे चलते हैं बच्चों, F2 जनरेशन। कौन सा जनरेशन बच्चों, F2 जनरेशन। F2 जनरेशन कैसे आता है बच्चों, जब F1 जनरेशन में क्या करते हैं हम लोग, सेल्फिंग कराते हैं। तो यहाँ पे जो आया आपका, इसी के बीच में जब आप सेल्फिंग करा दिए, इसके बीच में सेल्फिंग करा दिए, कहने का मतलब क्या है, कैपिटल T स्मॉल t, इसी को जो इसी से लड़ा दिए, तो आपका क्या आएगा, F2 जनरेशन आएगा। क्या आएगा आपका, F2 जनरेशन आएगा। ठीक है ना, ये आपका F1 मतलब फलाइल 1 जनरेशन, पता रखो, सही है, फलाइल 1 जनरेशन। ठीक है, F2 कहाँ से आएगा, F1 में जब आप सेल्फिंग करा दोगे। ठीक है, तो इसको दिखाने के लिए एक तरीका बताया, पन्नेट स्क्वायर बॉक्स का, जो हम लोग पीछे देखे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। कौन सा बॉक्स, पन्नेट स्क्वायर बॉक्स। तो पन्नेट स्क्वायर बॉक्स में बच्चों हम लोग क्या करते हैं, एक तरफ आपका मेल का गैमेट लिखते हैं, एक तरफ फीमेल का। तो आपको पता है कि एक आपका मेल होता है, एक आपका फीमेल होता है। यहाँ भी आप साइन चिपका सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मेल बना दो, यहाँ पे आप फीमेल बना दो। ठीक है, ऊपर बना देना और ब्रैकेट में डाल देना। ठीक है, तो एक तरफ मेल का गैमेट, इसको जो हम लोग पहले सीधे सॉल्व करके देखते हैं, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t। ठीक है बच्चों, डायरेक्ट करते हैं। ये कैपिटल T इससे करेगा, फिर ये कैपिटल T इससे करेगा, इसी तरह ये जो है इससे करेगा, फिर ये वाला इससे करेगा, इजी है। तो आप जब गैमेट बनाओगे तो यहाँ से आपका क्या बनेगा बच्चों, कैपिटल T और स्मॉल t, और फिर यहाँ से भी सेम बनेगा, डाइहाइब्रिड में भी सेम बनता है, कैपिटल T स्मॉल t। तो एक तरफ मेल का लिख दो कैपिटल T स्मॉल t, एक तरफ फीमेल का लिख देना बच्चों, कैपिटल T और आपका स्मॉल t। अगर राउंड और रिंकल हम लोग लेते हैं तो यहाँ पे कैपिटल R और स्मॉल r आता है, सीधे याद रखो, कैपिटल R स्मॉल r आता है, यहाँ पे कैपिटल R स्मॉल r सिर्फ बनता है। ठीक है, तो इस दोनों में क्रॉस होगा बच्चों, तो क्या बनेगा, कैपिटल T और कैपिटल T। इस दोनों में होगा तो आपका कैपिटल T स्मॉल t, इस दोनों में होगा तो कैपिटल T स्मॉल t, फिर से आपका यहाँ पे स्मॉल t स्मॉल t। इसके बाद हम पूछे बच्चों कि देख के बताओ प्लांट कैसे बने। ठीक है ना, प्लांट कैसे बने, तो आप देखोगे बच्चों यहाँ पे क्या बना, कैपिटल T कैपिटल वाला है, कैपिटल वाला डोमिनेंट होता है, तो आपका क्या बना, आप बोले टॉल बना। क्या बना आपका, टॉल बना। ठीक है बच्चों, फिर आप देखें कैपिटल स्मॉल t क्या बना आपका, टॉल बना। फिर आप देखें क्या बोले, टॉल बना। ठीक है, फिर आप इसको देखें, आप बोले कि ये बनेगा आपका शॉर्ट, यानी होमोजाइगस कंडीशन में शॉर्ट अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं आपसे अगर पूछूं कि फेनोटाइप रेशियो क्या होगा, तो आपको समझ में आ गया, देख के जो बता सकते हैं वो क्या होता है, फेनोटाइप रेशियो। तो कितना टॉल कितना बना, 1 2 3
सर 3 टॉल बन रहा है, शॉर्ट 1 बना, फिनोटाइप रेशियो 3:1। जब भी हम लोग प्योर लाइन को मेंटेन कर रहे हैं यानी प्योर पेरेंट्स ले रहे हैं, याद रखना है इस बात को। जब हम लोग प्योर एग्ज़ाम में कभी कभी चेंज कर देता है, मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको बताऊंगा। तो जब भी आप प्योर पेरेंट्स ले रहे हो तो आपका F2 जनरेशन में जो फिनोटाइप रेशियो आएगा वो हमेशा 3:1 आएगा। आप कोई भी कैरेक्टर ले सकते हो या कोई भी ट्रेड्स आप ले सकते हो बच्चों, ठीक है। आगे चलो बच्चों, अब मैं पूछूंगा कि क्या बच्चों ये वाला टॉल, ये वाले टॉल और इस वाले टॉल जो बना, इस टॉल को बनाने के लिए कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल है? क्या तीनों टॉल एक ही तरह के जीन या एक ही एलीलिक कम्बिनेशन से बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं? तो आप देखोगे ये वाला जो टॉल बना ये कैपिटल टी से बना, और ये वाला टॉल जो बना कैपिटल टी स्मॉल टी से बना। ये टॉल बना कैपिटल टी स्मॉल टी से। सर बोलोगे नहीं सर, तो मैं अगर आपसे पूछ लूँ कि जीनोटिपिक रेशियो, तो इसमें कोई दिक्कत है? नहीं सर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो जीनोटिपिक रेशियो एक पर्टिकुलर जो आपका फिनोटाइप बन रहा है उसको बनाने के लिए कौन सा जीनोटाइप रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना। तो एक टॉल आपका कैपिटल टी से बना, कैपिटल टी। एक आपका कौन सा जीनोटाइप बना, आपका गलत लिख दिया मैंने, कैपिटल टी एक बना बच्चों आपका, एक आपका कैपिटल टी स्मॉल टी बना। आगे चलो, एक और आपका कैपिटल टी स्मॉल टी बना, तो उसको लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। आपका एक क्या बना, स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो आप जीनोटाइप रेशियो लिख सकते हो 1:2:1। जब भी आप प्योर पेरेंट्स लोगे तो मोनो हाइब्रिड के F2 जनरेशन में जो फिनोटिपिक रेशियो होगा 3:1 आएगा बच्चों, और जीनोटिपिक रेशियो आपका 1:2:1। और इसको याद रखने का एक ट्रिक है बच्चों, याद रखने का एक ट्रिक है, इसको तो आप याद रख सकते हो। डोमिनेंट 3 डोमिनेंट वाला बनता है क्या, डोमिनेंट रेशियो क्या बनता है आपका 1:3, ठीक है। 3:1 बनता है, क्या बनता है आपका 3:1। ऐसे याद रखना है। क्वेश्चन बहुत तेज़ी में निकलेंगे बच्चों, जब तक बाकी बच्चे क्वेश्चन पढ़ेंगे तब तक तुम करके निकल पड़ोगे। इसको आप याद रखो कि डोमिनेंट और आपका डोमिनेंट वाला कितना बना, और आपका हाइब्रिड डोमिनेंट और आपका प्योर डोमिनेंट, हाइब्रिड डोमिनेंट और प्योर रिसेसिव। ऐसे याद रखोगे। प्योर डोमिनेंट कितना बना, 1 बना। हाइब्रिड डोमिनेंट कितना बना, 2 बना बच्चों। और आपका एक क्या बना, आपका प्योर रिसेसिव बना। ऐसे याद रखोगे, ठीक है ना। आपका ये प्योर डोमिनेंट है, या आप दोनों आप ये जो आपका हाइब्रिड डोमिनेंट, बस याद रखना, आगे बहुत काम आएगा। ये आपका प्योर जो है रिसेसिव है। जिन्हें मैं पढ़ाता हूँ उनसे जाके पूछना एक बार, ठीक है ना। अगर वो कमेंट कर दे, ठीक है, अगर वो कमेंट कर दे तो बहुत तेज़ी में वो लोग क्वेश्चंस करते हैं। आ गया बच्चों, जो मेंडल का मोनो हाइब्रिड क्रॉस का F2 जनरेशन है उसका भी कंक्लूजन है। बोर्ड में पूछा जाता है, क्रॉस पूछ देगा तो बताता नहीं है कौन सा है, ठीक है ना। आपसे पूछे कंक्लूजन बताइए, तो कंक्लूजन क्या है आपका मोनो हाइब्रिड के F2 जनरेशन का, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बोलता है बच्चे, बस इतना याद रखना। जब द टू अलील फॉर द कैरेक्टर विल सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन। जो दो अलील होते हैं गैमेट फॉर्मेशन के दौरान सेग्रीगेट कर जाते हैं इंडिपेंडेंटली। क्या हुआ, गैमेट फॉर्मेशन हुआ बच्चों यहाँ पे, तो दोनों अलील क्या हुआ, इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट कर जा रहे हैं। तो इसी को बोला, आप इसको याद रखना बच्चों। मोनो हाइब्रिड के F2 जनरेशन का जो आपका जो एक कंक्लूजन है वो एक लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, और F1 जनरेशन का जो आपका कंक्लूजन है वो लॉ ऑफ डोमिनेंस है, ठीक है। आगे आते हैं बच्चों NCERT पे, थोड़ा सा रीड आउट कर लेते हैं, ज़रूरी है बच्चों। इन द फर्स्ट प्लेस देयर वेयर नो हाफ ए कैरेक्टरिस्टिक इन द F1 progeny, नो मीडियम हाइट प्लांट, ऑल प्लांट वेर टॉल। दिस मीन दैट ओनली वन ऑफ द पेरेंटल ट्रेट वाज सीन, नॉट द मिक्सचर ऑफ टू। बच्चों एक बात याद रखो, जब हमने प्योर पेरेंटल कैरेक्टर लिया, प्योर पेरेंटल ट्रेट्स लिया और क्रॉस कराया, तो क्या हुआ, पहले वाले में जो आपको रिसेसिव नहीं दिखा, रिसेसिव ट्रेट्स आपको नहीं दिखे हैं, आपको सारे टॉल दिखे, आपको सारे डोमिनेंट वाले दिखे, आपको रिसेसिव वाले नहीं दिखे, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि रिसेसिव वाला नहीं है। जब आपने F2 जनरेशन में क्रॉस कराया तो आपको रिसेसिव वाला दोबारा दिख गया, रिसेसिव वाला कहीं गया नहीं था, वो जो है प्रेजेंट था, ठीक है ना। बस उसको अपने आप को शो करने में दिक्कत हो रहा था डोमिनेंट वाले के पास, ठीक है ना। तो हेटेरोजाइगस कंडीशन में कभी वो अपने आप को शो नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इसको बस एक बार रीड आउट कर लेते हैं बच्चों। इन द फर्स्ट प्लेस देयर वेर नो हाफ ए कैरेक्टरिस्टिक इन द F1 progeny, no medium height plants, all plants were tall,
दिस मीन दैट ओनली वन ऑफ द पेरेंटल ट्रेट वाज सीन, सही बात है, नॉट सम मिक्सचर ऑफ टू। आ गया हो, वेयर द टॉल प्लांट इन द F1 जनरेशन एग्जैक्टली सेम एज द टॉल प्लांट ऑफ पेरेंटल जनरेशन। द मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट टेस्ट दिस बाय गेटिंग बोथ पेरेंटल प्लांट्स एंड दिस F1 टॉल प्लांट टू रिप्रोड्यूस बाय सेल्फ पोलिनेशन, हम लोग पढ़ चुके हैं। द प्रोजेनी ऑफ द पेरेंटल जनरेशन आर ऑफ कोर्स ऑल टॉल, हाउएवर सेकेंड जनरेशन और F2 प्रोजेनी ऑफ द F1 टॉल प्लांट आर नॉट ऑल टॉल, इंस्टेड 1/4। आपका थर्ड तो F2 में क्या है, जो आपका F2 में जो है 1/4 आपका थर्ड था। इसको परसेंटेज में भी याद रखना, इसको परसेंटेज में भी याद रखना। फिनोटाइप का परसेंटेज आपका 75 रेशियो आपका 25 होता है। ये डोमिनेंट वाला बनता है 75, रिसेसिव वाला इतना बनता है, इसको भी याद रखना, बहुत कम आएगा। आ गया बच्चों, दिस इंडिकेट दैट बोथ द टॉलनेस एंड शॉर्टनेस ट्रेट वेयर इनहेरिटेड। टॉलनेस और शॉर्टनेस दोनों इनहेरिट हुआ, तो वही बोला F1 प्लांट में, लेकिन टॉलनेस बस एक्सप्रेस हुआ आपका। दिस लेड मेंडल टू प्रपोज दैट द 2 कॉपीज ऑफ फैक्टर्स नाउ कॉल्ड जीन्स, फैक्टर को जीन्स कहा, कोई दिक्कत नहीं है, कंट्रोलिंग ट्रेट्स आर प्रेजेंट इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। दिस टू में भी आइडेंटिकल हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन परसेंटेज, ठीक है ना। जीन आइडेंटिकल हो सकता है, आपका सेम हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आ गया बच्चों, अ सिंगल कॉपी ऑफ टी इज इनफ टू मेक द प्लांट टॉल। एक सिंगल कॉपी टी का जो है, कैपिटल टी आपका डोमिनेंट है, प्लांट को टॉल बना सकता है। वाइल बोथ कॉपी हैव टू बी टी, दोनों स्मॉल टी होना चाहिए बच्चों, तभी आपका क्या बनेगा, प्लांट शॉर्ट बनेगा, पता होना चाहिए, ठीक है ना। हो जाएगा, इसकी बात कर रहा है। ट्रेट लाइक टी आर कॉल्ड डोमिनेंट, वही, और वाइल दूज बिहेव लाइक स्मॉल टी आर कॉल्ड रिसेसिव। क्या कहें उसको हम लोग, रिसेसिव कहें, ठीक है बच्चों। आगे आते हैं हम लोग, क्या है, तो आपका ये ख़त्म हो गया बच्चों। तो हम लोग आगे जो है अपना डाई हाइब्रिड क्रॉस करते हैं। कौन सा क्रॉस बच्चों, डाई। तो हम लोग कौन सा क्रॉस कर रहे हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस। बस ख़त्म कर दूंगा मैं, 1.5 घंटे तो चलना चाहिए ना बच्चों, 1 शॉट चल रहा है तो आराम से चलो। आ गया डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो जब हमने मोनो हाइब्रिड कराया तो अब सिंगल कैरेक्टर को कंसीडर किया, तो डाई हाइब्रिड में हम लोग क्या करेंगे, 2 कैरेक्टर को कंसीडर करेंगे। कितने कैरेक्टर को, 2 कैरेक्टर को एक साथ क्रॉस कराएंगे, तो आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस। आप इसका इंग्लिश लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, व्हेन अ क्रॉस इज परफॉर्म्ड बिटवीन 2 पेरेंट्स कंसिडरिंग 2 कैरेक्टर साइमल्टेनियसली देन इट इज़ कॉल्ड डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है ना। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या लिए, आ गया बच्चों, हम लोग कैरेक्टर्स लिए, 2 कैरेक्टर्स लिए, क्या लिए, 2 कैरेक्टर्स लिए, ठीक है ना बच्चों। क्या लिए हम लोग, सीड का, गंदा रेटिंग हो रहा है, 2 कैरेक्टर लिए हम लोग, सीड का शेप लिए, और साथ ही क्या लिए बच्चों, सीड कलर ले लेते हैं, साथ में क्या ले लेते हैं, सीड का कलर ले लेते हैं, ठीक है। अब आपको पता चल गया बच्चों कि अगर सीड शेप की बात करें तो 2 आपके ट्रेड्स होंगे। एक आपका सीड शेप क्या होगा, आपका राउंड होगा या फिर आपका रिंकल होगा, क्या होगा, राउंड होगा या रिंकल होगा। करते करते आपको आइडिया। सीड कलर की बात करें तो आपका जो होगा येलो होगा, आपका एक और क्या होगा, ग्रीन होगा। राउंड जो होता है आपका कैपिटल आर से दिखाते हैं, डोमिनेंट हुआ तब। ये जो आपका स्मॉल आर से दिखाते हैं रिंकल को, इसको जो आप किससे दिखाते हो, येलो को कैपिटल वाई से और ग्रीन को स्मॉल वाई से दिखाते हो। एक और बात मैं बताता हूँ, जब F1 जनरेशन करोगे ना, तो जब भी ऐसे करके आप लिखोगे, आपको एग्जाम में दिया रहेगा, तो इसको जो है आप बस एक साथ लिख ले देना, ठीक है ना कैपिटल। इसमें यही जो आपका गैमेट बनता है, यही जो आपका गैमेट बनता है, ठीक है, ठीक है ना। इसी से आपका एम्ब्रियो बना, इसी से आपका सीड बना F1 में, हमेशा याद रखना। इसके जगह कोई भी दूसरा कैरेक्टर ले लोगे, जब क्वेश्चन करेंगे हम लोग देखेंगे इसी तरह से लिखेंगे, और सीधे हम लोग यहाँ पे लिख के रखेंगे, ठीक है ना, और आगे हम लोग मिला लेंगे। आगे करते हैं शुरुआत अपने क्रॉस की, ठीक है। क्रॉस की शुरुआत करते हैं, तो आपको मालूम है सबसे पहले जो हम लोग क्या लिखते हैं, पेरेंटल लिखेंगे सर, पेरेंटल जनरेशन में ना है, पेरेंटल जनरेशन में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे फेनोटाइप। क्या लिखेंगे, फेनोटाइप, दिख कैसा रहा है प्लांट। क्रॉस की शुरुआत करते हैं, चलो बच्चों। तो आप ले लो, देखो मैं जो हमेशा
एक जो है डोमिनेंट के साथ एक रिसेसिव लेता हूँ, एक डोमिनेंट के साथ क्या लेता हूँ, एक रिसेसिव, फिर एक डोमिनेंट के साथ एक रिसेसिव। आप जो है दोनों को एक साथ आप जिस तरह से बोले ना, आपका जो पहले जनरेशन में जो आपका गैमेट बना या एम्ब्रियो सीड कुछ भी बना आपका, तो वो जो है यही बनेगा। ठीक है, कहने का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। आ गया बच्चों, आप क्या लिए, राउंड प्लांट। देखो बोर्ड में लिखना पड़ता है, इस वजह से मैं लिख रहा हूँ राउंड प्लांट विथ ग्रीन सीड्स, और क्रॉस करा दिया आप रिंकल प्लांट विथ, या फिर येलो प्लांट विथ रिंकल सीड लिख सकते हो। ये भी येलो आपका, 1 मिनट, येलो सीड। ठीक है, तो इसको जो दिखाने के लिए जो आएगा ये आपका क्या होगा, राउंड के लिए कैपिटल आर, ग्रीन को जो दिखा रहा है वो रिसेसिव है, स्मॉल वाई, क्रॉस कराओगे बच्चों, रिंकल को दिखाता है स्मॉल आर, येलो को दिखा रहा है कैपिटल वाई, दिख रहा है बच्चों यहाँ पे आपको। ठीक है ना, जो ये आया बच्चों, इसको आप क्या बोलते हो, फिनोटाइप, जीनोटाइप बोलते हो। लिखना पड़ता है बच्चों, साइड में बोर्ड में पूछता है। ठीक है ना, थ्योरी का पेपर है, सब्जेक्टिव, लिखना तो पड़ेगा। ठीक है ना, यहाँ पे कैपिटल वाई करो। ठीक है, इसके बीच में क्रॉस कराओगे, आप क्या कराओगे, क्रॉस कराओगे तो आपको मालूम है अगले स्टेप में आप क्या बनाओगे, गैमेट बनाओगे। आप चाहो तो पूरा बनाओ, नहीं तो जो है जैसे मैं करता हूँ वैसे कर दो चुपचाप। यहाँ से जो आपका जो आएगा वो क्या होगा, एक कैपिटल आर आएगा, एक स्मॉल वाई आएगा। इसी तरह यहाँ पे क्या आएगा आपका, एक स्मॉल आर आएगा, एक कैपिटल वाई आएगा। जब F1 जनरेशन निकालोगे तो इस दोनों में क्रॉस होगा और आपका देखो यही आ गया आपका कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई आ गया। ठीक है, अब आओ बच्चों, अब आपके इस पे आता हूँ, फिर मिटा दूंगा मैं इसको। अगर आप लिख सकते हो कैपिटल आर, स्मॉल आर, साथ साथ कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, इस दोनों में भी क्रॉस कराओ, क्या आएगा आपका कैपिटल आर, स्मॉल आर यहाँ से, और यहाँ से क्या आएगा आपका, यहाँ से आपका क्या आएगा कैपिटल आर, स्मॉल आर, यहाँ से भी क्या आएगा आपका कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। तो सारे तरीके से आप बना सकते हो, दोनों में क्रॉस कराओगे कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, बात वही हो गया बच्चों, बात वही हो गया। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आ गया, ये आपका F1 जनरेशन निकल के आता है। कैसे क्रॉस किए, एक डोमिनेंट के साथ मैं एक रिसेसिव रख गया, इसी तरह एक डोमिनेंट के साथ एक रिसेसिव रख दिया। बोर्ड में आपको दोनों एक साथ भी दे देगा तो आप कर लोगे। निकले है क्या, ऐसे सजा के लिख लेना, जो यहाँ पे चारों को मिला के लिख देना, चारों के अलील को, वही आपका F1 जनरेशन में ये बनता है। इसके बाद आओ बच्चों, मेन कहानी यहीं से स्टार्ट होता है। इसके बाद जब F1 जनरेशन में आप क्या कराओगे, F1 जनरेशन में क्या कराओगे, सेल्फिंग कराओगे, तो आपका क्या आता है, F2 जनरेशन आता है। क्या आता है, F2 जनरेशन। कहने का मतलब बच्चों, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, क्रॉस क्या कराओगे, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ये क्रॉस कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, F2 जनरेशन। कौन सा जनरेशन, आपको F2 जनरेशन मिलेगा। ठीक है ना, लेकिन F2 जनरेशन में जाने से पहले आपको पता हो गया होगा कि पहले तो आप गैमेट बनाओगे। क्या बनाओगे, गैमेट बनाओगे। तो क्या होगा, ये वाला आर इस वाई से, फिर यही आर आपका इस वाई से, फिर ये वाला आर आपका इस वाई से, फिर ये वाला आर इस वाई से। इतना गंदा मैं नहीं करना चाह रहा हूँ, इसलिए डायरेक्ट लिखता हूँ। देख रहे हो बच्चों, दोनों जो है सेम है, तो दोनों के गैमेट भी जो बनेंगे वो सेम बनेंगे। तो यहाँ पे जो बनेगा, ये आर और ये वाई आपका कैपिटल आर, कैपिटल वाई, फिर ये आर और ये वाई आपका कैपिटल आर, स्मॉल वाई, इसी के तरह ये और ये आपका स्मॉल आर, कैपिटल वाई, इसके साथ जो है ये जो है इससे करेगा तो स्मॉल आर, स्मॉल वाई, इसके भी जो है। लेकिन आपका अगर मेल मान लो कोई दिक्कत नहीं है, एक को फीमेल मान लो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, होगा ही। तो ये भी आपका कैपिटल आर, कैपिटल वाई। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन से ले लेंगे, दो इस पे जो है आपके क्वेश्चन पूछते ही हैं। आ गया आगे बच्चों, इसको जो है डायरेक्ट हम लोग मोनोहाइब्रिड के जैसा भी सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन आपसे जो है उतना स्पेस नहीं होगा कॉपी में। ठीक है ना, यहाँ भी इतना स्पेस नहीं होगा। और जो आपसे जो है वो पूछेगा किस में, पन्नेट स्क्वायर बॉक्स में। किस में, पन्नेट स्क्वायर बॉक्स में। तो बच्चों बनाओ तुम पन्नेट, स्पेलिंग से लिख लेते हैं,
पन्नेट स्क्वायर बॉक्स, ठीक है। तो आपको मालूम है, क्या मालूम है आपको कि पन्नेट स्क्वायर बॉक्स में इससे जो आपको क्या मिलेगा, F2 जनरेशन मिलेगा जब क्रॉस कराओगे तो, ठीक है। पन्नेट स्क्वायर बॉक्स में एक तरफ आप मेल का गैमेट लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, एक तरफ मेल लिख लोगे, एक तरफ फीमेल लिख लोगे। मेल और फीमेल तो सेम ही है, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, यही दोनों सेम ही बच्चों, हमेशा सेम ही आता है, ठीक है। ये आपका आ गया, लिख सकते हो कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, साथ में स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। यहाँ भी ट्रिक ऐसा दूंगा, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नहीं दूंगा मैं, ये तो बनाना पड़ेगा आपको बोर्ड में। तो देखो बच्चों, ये और ये और ये आपस में क्रॉस करेगा तो क्या बने, कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये और इस दोनों में करा रहे हैं, फिर इस दोनों में होगा, फिर इसमें और इसमें होगा, फिर इसमें और इसमें होगा, ऐसे ये भी लाइन ऐसे ही चलेगा, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ, ठीक, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, मिलाते जाना, ठीक है। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसी तरह चलो बच्चों आगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई और आपका स्मॉल वाई। इसी तरह ये हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल वाई, मिलाते चलना बच्चों, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ पे क्या होगा बच्चों, स्मॉल आर कैपिटल वाई। आगे चलो बच्चों, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। इसी तरह कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसी तरह आपका स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये आपका पन्नेट स्क्वायर बॉक्स ऐसे बनता है। आप तो एग्ज़ाम में मस्त बना लेना, एग्जामिनर कैसे चेक करेगा, आप गलती से भूल जाओ तो एक बात याद रखना, एग्ज़ाम कॉपी चेक जो करता है वो भी बहुत इंटेलिजेंट होता है, वो चेक करेगा आपका ये वाला लाइन। देखो इस लाइन में जो है सारे जो आपके सेम है, तो आप भी बोर्ड में ऐसे बना के आ सकते हो क्रॉस, सारे जो आपके सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, क्या होगा, इस अगर एक की बात कर लें तो इससे क्या बनेगा आपका, सीड बनेगा। इससे क्या बनेगा आपका, इससे एम्ब्रियो बनेगा बच्चों, एम्ब्रियो से ना सीड बनता है। इससे क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा बच्चों, एम्ब्रियो से क्या बनेगा, सीड बनेगा, और सीड से क्या बनेगा बच्चों, प्लांट बनेगा, ठीक है ना। क्या बनेगा, प्लांट बनेगा। ये आप देख सकते हो फुर्दर। तो ये आपका अब मेन पंगा कहाँ फंसता है बच्चों, आप इसके बाद अगर हम यहाँ पे आपसे पूछ दें, ठीक है, यहाँ से अगर हम आपसे पूछ दें फेनोटिपिक रेशियो क्या, एक और F1 जनरेशन में क्या बना था बच्चों, कौन सा प्लांट, F1 जनरेशन में कौन सा प्लांट बना था, तो आप बोलोगे कैपिटल वाला राउंड प्लांट बना था आपका विथ आपका येलो सीड। याद रखना, अभी क्वेश्चंस जो है PYQ में कराऊंगा मैं, ठीक है। आ गया, अब मैं आपसे क्या पूछूंगा, फेनोटाइप रेशियो, कौन सा रेशियो, फेनोटिपिक रेशियो। तो इसको सबसे पहले तो याद कर लो, ये होता है आपका डायहाइब्रिड क्रॉस में 9:3:1। डायहाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन का फेनोटिपिक रेशियो क्या होता है, 9:3:1। तो बनता क्या है बच्चों यहाँ पे आपका राउंड स्लैश रिंकल, और क्या बनता है बच्चों आपका राउंड स्लैश ग्रीन, और आपका बनता है रिंकल, और आपका रिंकल और येलो, और आपका जो बनता है रेशियो यहाँ पे देना था, गलत दे दी, रिंकल और ग्रीन बनता है, ठीक है। NCERT में दिया हुआ है बच्चों, ये सब चीज़ जो है NCERT में दी हुई है।
ये जो आपका बनता है 9, ये जो बनता है 3, ये बनता है आपका 3, ये बनता है 1। मेरा तरीका देखो बच्चों, मेरा राउंड क्या था, डोमिनेंट वाला था। रिंकल जो था आपका क्या था, आपका रिंकल येलो है बच्चों, यहाँ पे येलो होगा, वही तो ट्रिक फेल नहीं ना कर सकती। ये आपका क्या होगा, येलो होगा, ठीक है। ये क्या था बच्चों, डोमिनेंट था। दूसरे कलर से लिखते हैं, रेड से लिखते हैं। ये डोमिनेंट था, ये भी डोमिनेंट था, ठीक है। ये क्या था आपका डोमिनेंट, और ये क्या आपका रिसेसिव है। ये आपका रिसेसिव है, ये वाला क्या है डोमिनेंट है, ये वाला क्या आपका रिसेसिव, ये भी आपका रिसेसिव। यानी बात करें डोमिनेंट डोमिनेंट कितना बना बच्चों, 9 बना। फिनोटाइप की बात कर रहे हैं। और डोमिनेंट रिसेसिव 3 बना, रिसेसिव डोमिनेंट 3 बना। बात है कि आपका रिसेसिव रिसेसिव 1 बना। आप सीधे क्वेश्चन देखोगे, मैं करा दूंगा आपको, अभी कराऊंगा, ठीक है। आप आराम से कर सकते हो, आराम से लिखोगे। फिनोटाइप रेशियो इतना बना, आप कुछ नहीं करोगे, चुपचाप से आप इसको भी लिखने की जरूरत नहीं। आप डोमिनेंट डोमिनेंट कितना बना, 9 बना। डोमिनेंट रिसेसिव 3 बनता है, रिसेसिव डोमिनेंट 3 बनता है, रिसेसिव रिसेसिव 1 बनता है। तो आप कर सकते हो डोमिनेंट डोमिनेंट क्या था, येलो, और आपका राउंड था इधर और येलो था, तो राउंड येलो आपका 9 बना। एग्जाम में आराम से लिख दिए। डोमिनेंट और रिसेसिव आराम से भेजा चलाओगे, डोमिनेंट और रिसेसिव, राउंड और ग्रीन 3 बनेगा। इसी तरह आपका रिसेसिव और डोमिनेंट, रिंकल और येलो आपका जो है 3 बनेगा, ठीक है। रिसेसिव रिसेसिव, ग्रीन रिंकल ग्रीन 3 बनेगा। ट्रिक याद रखना, बहुत काम आएगा, बहुत काम आएगा। डोमिनेंट डोमिनेंट आपका इतना बना, ये आपका फिनोटिपिक रेशियो है, ये आपका क्या हुआ, फिनोटाइप रेशियो हुआ, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों जीनोटाइप रेशियो में, या फर्दर जो है लिख सकते हो, ठीक है। इतना जाइगोट बना, इससे इतना प्लांट बनेगा, इससे आपका इम्ब्रियो बनेगा, उससे क्या बनेगा आपका सीड बनेगा। इससे क्या बना इम्ब्रियो, इससे सीड। आ गया, यहाँ पे लिखा हुआ है राउंड येलो इतना बना। तो टोटल कितना आपका, ये भी लिख लो। टोटल आपके कितने सीड्स इम्ब्रियो बने, 16 सीड बनेगा इससे, और 16 प्लांट बनेंगे, ठीक है। तो आप ये क्या लिख सकते हो, इसको 9/16, टोटल 16 बने, इसको 3/16। इस पर PYQ आया हुआ है, कराऊंगा मैं। 1/16 बना, ठीक है। ये 16 में 1 बना, ठीक है। आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। आ गया बच्चों। अब हम लोग किसकी बात कर लें, कहीं पे जगह नहीं है क्या, आप किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, जीनोटाइप रेशियो। तो जीनोटाइप रेशियो आपका F2 जनरेशन में कितना होता है, 1:2:1, 2:4:2। ये आपका क्या होता है जीनो, अरे गलत लिख दिया, पूरा लिखो। 121, 242 और 121। 1:2:1, 2:4:2, 1:1:2:1। आप लिख सकते हो 121, फिर बगल में 121, दोनों को जोड़ोगे 242। ये आपका जीनोटाइप रेशियो आता है। तो ये देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है टोटल 16 बना, तो इसको 9/16 लिख सकते हो, आना चाहिए। ये 3/16, टोटल 16 आपके जाइगोट बने थे, ठीक है। उससे 16 आपके इम्ब्रियो बनेंगे, उसके बाद 16 सीड, 16 प्लांट, ठीक है ना। ये आपको आना चाहिए। आ गया बच्चों। और आपका डायहाइब्रिड का जो F2 जनरेशन होता है, उसका जो कंक्लूजन होता है ये भी पता होना चाहिए। अलील ऑफ 2 डिफरेंट कैरेक्टर जो होता है या ट्रेट सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली, ठीक है ना। इसको जो है हम लोग क्वेश्चन से फर्दर कवर करेंगे। अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इस पे भी, इस लाइन, इस वाले जो आपका कंक्लूजन पे, तो इसको क्वेश्चन हम लोग करेंगे ताकि वहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। आ गया बच्चों। डायहाइब्रिड क्रॉस पढ़ने की ज़रूरत, पढ़ लेना, अपने से रीडिंग लगा लेना बच्चों, लेक्चर लंबा हो रहा है। 1 मिनट बच्चों लगा लेते हैं बस। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, अलील ऑफ 2 डिफरेंट कैरेक्टर ट्रेट सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली। डायहाइब्रिड क्रॉस की बात करें, व्हाट हैपन व्हेन पी प्लांट शोइंग 2 डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक, 2 डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक दिखाएगा पी प्लांट, तो क्या होगा, रेदर देन जस्ट 1 आर ब्रीड विद ईच अदर, व्हाट डू द progeny of the tall plant with round seed and the short plant with the wrinkle seed look like? They all are tall, have round seed, कोई ज़रूरत नहीं पढ़ने का टाओ बच्चों। But what happen when these F1 progeny are used to generate F2 by self pollination? पढ़ लो बच्चों, समझ में आ जाएगा। आगे चलता हूँ, ये हम लोग को पढ़ना। How do these traits get expressed? आ गया। जो हमारा सेलुलर DNA होता है, ये इन्फॉर्मेशन सोर्स होता है प्रोटीन बनाने के लिए, हम लोग पिछले चैप्टर से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अ सेक्शन ऑफ DNA प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन फॉर वन प्रोटीन इज कॉल्ड, एक प्रोटीन के लिए जो इन्फॉर्मेशन, जो सेक्शन ऑफ DNA जो है एक प्रोटीन के लिए जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसको जीन कहते हैं, हम लोग शुरू में देखे थे।
हाउ डू प्रोटीन कंट्रोल द कैरेक्टरिस्टिक डेट वी हैव डिस्कसिंग हियर, प्रोटीन कैसे कंट्रोल करे किसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स को जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ टॉलनेस को ले रहा है कैरेक्टरिस्टिक, टॉलनेस से क्या है आपका ट्रेट है। वी नो डैट प्लांट्स हैव हार्मोन, सही बात है, डैट कैन ट्रिगर ग्रोथ, ठीक है ना, ग्रोथ करा सकता है। ऑक्सीजन की बात हो सकती है, आपका जिबरेलिन की बात हो सकती है, दोनों में लिखा हुआ एनसीईआरटी में। प्लांट हाइट कैन दस डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर प्लांट हार्मोन, ठीक है ना, ठीक है, उस हार्मोन पे जो है ग्रोथ ट्रिगर कराएगा, उस पे जो है प्लांट जो है डिपेंड रहेगा। द अमाउंट ऑफ प्लांट हार्मोन मेड विल डिपेंड ऑन द एफिशिएंसी, जो प्लांट हार्मोन बनेगा बच्चों वो उस हार्मोन बनाने के प्रोसेस के एफिशिएंसी पे क्या करता है, डिपेंड करता है, ठीक है ना। एफिशिएंसी कम होगी तो कम प्रोटीन बने, कम आपका क्या बनेगा, हार्मोन बनेगा, और प्लांट का ग्रोथ जो है नहीं होगा तो आपका स्टंटेड ग्रोथ होगा। कंसिडर नाउ एन एंजाइम दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस प्रोसेस, इफ़ दिस एंजाइम वर्क, जो एंजाइम जो बना रहा है इसको, वो अगर वर्क इफिशिएंटली करेगा तो बहुत सारा हार्मोन बनेगा और प्लांट क्या होगा, टॉल होगा, कुछ है नहीं। अगर जीन जिस इस एंजाइम के लिए अगर जो जीन काम कर रहा है उसमें अगर अल्ट्रेशन आ जाएगा तो आपका एंजाइम लेस एफिशिएंट बनेगा, हम लोग पढ़ते ही आ रहे हैं पिछले चैप्टर से। तो द अमाउंट ऑफ हार्मोन जो होगा विल बी लेस, तो प्लांट क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। 10 जीन जो आपका कंट्रोल करता है कैरेक्टरिस्टिक और ट्रेट, तो एग्जाम में पूछेगा हाउ जीन कंट्रोल कैरेक्टरिस्टिक और ट्रेट, या फिर लिखे है जीन कंट्रोल कैरेक्टरिस्टिक और ट्रेट जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट, तो आप इस चीज़ को समझ के लिख के आ सकते हो बोर्ड में आराम से, जैसे क्वेश्चंस निकलते हैं आपके। आ गया बच्चों, इफ़ द इंटरप्रिटेशन ऑफ द मेंडल एक्सपेरिमेंट वी हैव बीन डिस्कसिंग आर करेक्ट, अगर जो क्या कर रहा है, इफ़ द इंटरप्रिटेशन ऑफ द मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट वी हैव डिस्कसिंग आर करेक्ट देन बोथ पेरेंट्स मस्ट भी पढ़ते आ रहे हैं, इक्वल अमाउंट ऑफ डीएनए करे प्रोजीनी को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, ठीक है, दोनों अभी भी पढ़े हम लोग। वी हैव डिस्कस दिस इशू इन द प्रीवियस चैप्टर, बोला खुद। इफ बोथ पेरेंट कैन हेल्प डिटरमाइन द ट्रेट इन द प्रोजेनी, बोथ पेरेंट मस्ट बी कंट्रीब्यूटिंग अ सेम कॉपी ऑफ जीन करेगा, सही बात है। दिस मीन दैट ईच पी प्लांट मस्ट हैव 2 सेट ऑफ ऑल जीन, हाँ पी प्लांट के पास क्या होगा, 2 सेट होगा जीन का, दोनों के एक पेरेंट से आएगा, दोनों एक पेरेंट से आएगा, ठीक है। आगे आओ, दोनों एक एक पेरेंट से इनहेरिट है। फॉर दिस मैकेनिज्म टू वर्क इस जर्म सेल के पास क्या होगा, बस एक सेट, तो एक जर्म सेल के पास एक सेट जाना चाहिए, सही बात है बच्चों। अगर दोनों पेरेंट के पास एक एक सेट है, ये दोनों चला गया अगर किसी प्रोजेनी में, तो प्रोजेनी काम नहीं करेगा, मर जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो गैमेट फॉर्मेशन होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम और नंबर ऑफ डीएनए को हम लोग क्या कर देते हैं, हाफ कर देते हैं, क्योंकि मेंटेन रहता है इससे आपका क्रोमोसोम और डीएनए का नंबर। आ गया, यही बोलेगा एनसीईआरटी, आ गया। How do germ cell make a single set of gene from the normal 2 copies that all other cell in the body have? If the progeny plant inherited a single whole set from each parent, then whole set, पूरा single whole set जब ले रहा था बता, then experiment explained in figure 8.5 cannot work। जो हम लोग एक्सपेरिमेंट किए डायबिट क्रॉस, एक्सपेरिमेंट 8.5 में कौन सा है, 8.5 एनसीईआरटी जो है बच्चों आज लेके नहीं आया हूँ। तो 8.5 में आप देखना कौन सा फिगर है नए एनसीईआरटी के हिसाब से। 8.5 में जो फिगर है बच्चों, वो फिगर में जो चीज़ दिखाया है वो आपका काम नहीं कर पाएगा। मुझे लग रहा है सेक्स डिटर्मिनेशन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, आपको सेक्स डिटर्मिनेशन की बात कर रहा है। उसका फिगर तो मेरे पास होना चाहिए, उसका फिगर मेरे पास 8.6 8.5 की बात कर रहा है, तो वो डायहाइब्रिड की बात कर रहा है, ठीक है। हटाओ इसको, यहाँ रखो, हम लोग यहाँ हैं, ठीक है। इफ़ द प्रोजेनी इनहेरिटेड अ सिंगल होल सेट ऑफ जीन फ्रॉम ईच पेरेंट देन एक्सपेरिमेंट कैन नॉट वर्क नहीं करेगा, सही बात है, दोनों ले लेगा तो क्रोमोसोम डीएनए का नंबर ही डबल हो गया। दिस इज बिकॉज द 2 कैरेक्टरिस्टिक आर एन लिंक नहीं हो सकता, आर और स्मॉल वाई जो है आपका लिंक क्या नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता, लिंकेज हो जाएगा बच्चों, लिंकेज हो जाएगा, कैन नॉट बी इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेड, ठीक है ना। दिस एक्सप्लेन बाय द फैक्ट दैट इस सेट इज प्रेजेंट नॉट अ सिंगल, तो एक सेट प्रेजेंट होता है, नॉट अ सिंगल लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए बट अ सेपरेट इंडिपेंडेंट पीसेज होता है जिसको हम लोग क्रोमोसोम होते हैं। वही बात पे आ गई कहानी। दस ईच सेल विल हैव द 2 कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम, एक मेल एक फीमेल से। ईच जर्म सेल विल टेक एक क्रोमोसोम होगा, एक हर एक पेयर से लेगा, ठीक है ना बच्चों। और आपका 2 क्रोमोसोम का पेयर बना था, तभी तो आपका क्या बना था, डीएनए बना था। आ गया एटर्नल मैटरनल और पैटर्नल ओरिजिन। व्हेन 2 जर्म सेल कंबाइन करता है तो रिस्टोर कर लेता है नॉर्मल नंबर ऑफ
क्रोमोसोम प्रोजेनी में, वही बताते आ रहा हूँ बच्चों। इंश्योरिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द डीएनए स्पेसीज, सच मैकेनिज्म इंटेंस एक्सप्लेन द रिजल्ट ऑफ द मेंडल एक्सपेरिमेंट इज यूज बाय सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, बस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म इज एल फॉलो एनसीईआरटी रीड आउट जरूरी होता है, देख लो कुछ नहीं है इसमें। ये सारी चीज़ हम लोग पिछले चैप्टर से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। आगे सेक्स डिटर्मिनेशन। सिक्स डिटर्मिनेशन सबसे पहले है जो सिक्स डिटर्मिनेशन को जो हम लोग बना के सॉल्व करके देखते हैं। चलो इस पेज पे आते हैं। सिक्स डिटर्मिनेशन को जो हम लोग सॉल्व कर, क्या बच्चों, सिक्स डिटर्मिनेशन किस जेंडर का हम लोग पता कैसे लगा रहे हैं, किसका पता, जेंडर का पता हम लोग कैसे लगा ले रहे हैं। तो आने वाला जो बच्चा कैसे मेल होगा या फीमेल होगा, डिटर्मिनेशन, ठीक है ना। स्पेलिंग मिस्टेक मैं करता हूँ, ठीक है। आगे आओ, फादर की बात करें, एक आपके पास फादर होगा, एक क्रॉस होगा आपका मदर का। एक मस्त क्वेश्चन आपको दूंगा जो आपका आता है गिव रीजन, ठीक है। फादर के पास आपके 46 क्रोमोसोम होंगे, पता है आपको 46 क्रोमोसोम होंगे, और मदर के पास भी है 46 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, ठीक है। इस 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम में क्या होगा आपका, बटा हुआ होता है ये आपका, फिर बटा हुआ होता है आपका 22। इसको पहले ऐसे लिख लो बच्चों। ये जो आपका होता है किस फॉर्म में, ये होता है आपका 44 प्लस XY मेल में, और फीमेल में जो होता है 44 प्लस XX। ये XX को देख के एक क्वेश्चन निकलता है यहाँ से आपका, कर क्या आना, वाई फीमेल्स आर होमो, कर क्या होगा, दिमाग खुलेगा, होमोगेमेटिक, ठीक है ना। फीमेल होमोगेमेटिक क्यों होती है, आता है या गिव रीजन में आया हुआ है बोर्ड में। आ गया हो, ऐसे क्रोमोसोम जो होता है 46 इस तरीके से जो है मेल और फीमेल में होता है। लेकिन जब गैमेट फॉर्मेशन होता है बच्चों, तो ये किस में टूट जाता है आपका 22 प्लस आपका X में, और आपका ये टूट जाता है 22 प्लस Y में, ठीक है। इसी तरह आपका मदर भी टूट जाएगी 22, आता है फ्लो चार्ट हर साल X में, और ये टूट जाएगी 22 प्लस X ही है इसके पास, तो X में, ठीक है। फिर ये जो है आपका जाके ये जो है आपका क्रॉस करेगा इससे, फिर ये जो है आपका क्रॉस करेगा इससे, फिर इसी तरह ये क्रॉस करेगा आपका इससे, फिर ये जो है आपका क्रॉस करेगा इससे, ठीक है। तो ये क्या बनेगा आपका 22, देख लो ये और ये 22 प्लस 22 थोड़ी ना बनेगा बच्चों, गलत लिख दिया आपका 44 प्लस XX आएगा बच्चों। इसी तरह आपका क्या आएगा, ये और ये आपका 44 प्लस XY आएगा। इसी तरह आपका यहाँ 44 प्लस XS देखते जाओ, ये आपका 44 प्लस XY, तो ये XX है, तो आपका बेबी गर्ल बनेगी बच्चों। ये जो आपका बेबी, ऐसे ही लिखना है बोर्ड में, बेबी बॉय, ये आपका क्या बनेगा, बेबी XX है, गर्ल्स बनती है, बेबी गर्ल बनेगी आपकी। और इसी तरह ये भी क्या बनेगी आपका, बनेगा बेबी बॉय, यानी XY से क्या बना आपका बॉय बना, XX से गर्ल्स बनी। तो आपका जो है जेंडर डिसाइड करने के रिस्पॉन्सिबल जो होता है बच्चों, ये होता है फादर, ठीक है ना। ये होता है फादर के वजह से जो है गर्ल या बॉय बनता है, ठीक है। ये आपका ये हुआ। आगे पूछता है, आगे बोलता है कि आपका बॉय रेशियो गर्ल्स बनने की जो है आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो ये आपकी 50 है। ये देखो 2 आपका गर्ल 2 आपका बॉय, तो 50/50 यही आपसे यहाँ पे पूछा जाता है रेशियो, ठीक है ना। और ये फ्लो चार्ट जो है लगभग हर साल आपके आते हैं, किसी न किसी पेपर में दिख जाएगा। ये आपका सेक्स डिटर्मिनेशन है, ठीक है। अब एक बार जो है यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। तो ये आपका फादर हुआ, ये मदर पेरेंट है, ठीक है ना। 50% बॉयज़ 50% गर्ल्स बना। ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है, ठीक है। ये एनसीईआरटी का आपका डायग्राम है, तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। ह्यूमन बींग्स के पास 22 पेयर ऑटोजोम, देखो इसको डिलीट कर दो, दिमाग खराब हो रहा है। आ गया, ह्यूमन बींग्स के पास 22 पेयर क्या है आपके ऑटोजोम्स के होते हैं, 1 पेयर जो होते हैं 6 क्रोमोजोम के होते हैं, ठीक है ना। ये 22 पेयर क्या है आपके,
ये जो है 22 पेयर जो है आपका ऑटोजोम है, ठीक है ना, और एक पेयर आपका सेक्स क्रोमोजोम है। अगर बात करें फादर में कितने सेट्स ऑफ क्रोमोजोम, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम है, कितना 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम है। तो आपके फादर और आपके मदर में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम है, ठीक है। अगर आपसे सिर्फ पूछेगा कि कितने क्रोमोजोम है तब आप बोलोगे 46 क्रोमोजोम है। पेयर पूछेगा तब आप कह, पेयर नहीं पूछा है तो आप लिखोगे 46 क्रोमोजोम, ठीक है। उसमें भी अगर आपसे पूछ देगा कि कितने ऑटोजोम्स हैं तो 22 पेयर्स ऑटोजोम्स है, ठीक है, 22 पेयर ऑटोजोम है। अगर ऑटोजोम सिर्फ डायरेक्ट पूछेगा तो आप बोलोगे 44 ऑटोजोम्स है। आपसे पूछा सेक्स क्रोमोजोम कितने हैं तो आप बोलोगे 1 पेयर है, या फिर आप लिखोगे 2 आपके सेक्स क्रोमोजोम है। एक बोलो बच्चों कितने हैं, 1 पेयर आपका, या फिर 2 आपके सेक्स क्रोमोजोम है, एक एक्स एक आपका वाई, ठीक है। ऐसे आपको पता होना चाहिए बच्चों। तो ये सारा चीज़ हम लोग कवर कर चुके हैं बच्चों। एक और चीज़ आपका बाकी है यहाँ पे, एनसीईआरटी का रीड आउट, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं आपका बाकी ऑर्गेनिज्म में कैसे होता है सेक्स डिटर्मिनेशन। आगे कर, we have discussed the idea that two sexes participating in sexual reproduction must be somewhat different होना चाहिए एक दूसरे से, अपोजिट जेंडर होना चाहिए फॉर नंबर ऑफ रीजन्स, ठीक है ना बच्चों। नंबर ऑफ रीजन क्या बच्चों, अगला इंडिविजुअल से नहीं आएगा, हम लोग का जनरेशन नहीं बनेगा, पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगा, ठीक है। हाउ इज़ द सेक्स ऑफ अ न्यू बॉर्न इंडिविजुअल डिटरमाइन, नए इंडिविजुअल का सेक्स कैसे डिटरमाइन होता है। डिफरेंट स्पेसीज यूज डिफरेंट स्ट्रेटेजीज फॉर दिस, अलग अलग जो है अलग अलग। सम रिलाई ऑन द इन्वायरमेंटल क्यूज, सम जो है इन्वायरमेंटल क्यूज पे क्या करता है, रिलाई करता है। दस इन सम एनिमल लाइक फ्यू रेप्टाइल्स, तो ऐसे आप सिर्फ रेप्टाइल्स मारोगे। रेप्टाइल्स में क्या होता है, जिस टेम्परेचर पे उसका एक फर्टिलाइज होता है उससे उसका जेंडर पता चलता है, मेल बनेगा या फिर फीमेल। तो रेप्टाइल्स में टेम्परेचर डिसाइड कर रहा है, जिस पे जिस टेम्परेचर पे एक फर्टिलाइज करेगा वो आपको बताएगा मेल बनेगा या फीमेल बनेगा। आ गया बच्चों, तो मेल या फीमेल वही बात है। अगर इन्हें स्नेल की बात करें तो स्नेल क्या कर सकता है, अपना सेक्स को चेंज कर सकता है, सेक्स को चेंज कर सकता है। इसीलिए इसने पता चलता हमको सेक्स इज़ नॉट जेनेटिकली डिटरमाइंड, सेक्स क्या आपका जेनेटिकली डिटरमाइंड नहीं हो सकता है, ठीक है। स्नेल अपना जो है अपना जेंडर चेंज कर सकता है। लेकिन ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, ह्यूमन बींग्स में द सेक्स ऑफ अ इंडिविजुअल इज लार्जली जेनेटिकल, हम लोग में क्या लार्जली क्या जेनेटिकली क्या है आपका डिटरमाइंड है, ठीक है ना। आप में क्रॉस वरोस से हो रहा है, ठीक है। इन अदर वर्ड जीन इनहेरिटेड फ्रॉम आवर पेरेंट्स डिसाइड वेदर वी, तो जीन इनहेरिटेड हो रहा है हमारे पेरेंट्स से, उससे पता चलेगा कि हम बॉयज़ बनेंगे या गर्ल्स बनेंगे। अगर हमारे पास एक्स वाई पहुंचा तो क्या बनेंगे बच्चों, क्या बनेंगे, बॉय बनेंगे, याद रखो। और एक्स एक्स पहुंचा तो हम लोग क्या बन जाएंगे, गर्ल्स बन जाएंगे, ठीक है। इसी तरह सीधे रेप्टाइल्स दिखा आपको, तो आपको क्या दिखा, टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे आपका एक फर्टिलाइज होगा उस पर उस डिपेंड करेगा। स्नेल बताता है कि इंडिकेट करता है जेनेटिकली जो डिटरमाइंड नहीं होता है सेक्स, तो आपका स्नेल, तो स्नेल में क्या होता है आपका जेंडर चेंज कर सकता है स्नेल, ठीक है। आ गया बच्चों, वी हैव डिस्कस्ड दैट सिमिलर जीन सेट्स आर सिमिलर आपका जीन, we have assumed that similar sets are inherited from both parents. If this is the case, how can genetic inheritance determine sex? आ गया, the explanation lies in the fact that all human chromosomes are not paired. Most of human chromosomes have a maternal and paternal copy. We have discussed 12 such pairs, but autosomes की बात हो रही है. But one pair called the sex chromosome is odd and is always being a perfect pair. Women have the perfect pair of sex chromosome, both are X, that is homogametic होती है इस वजह से, but men have mismatched pair in one, which one is normal size X and other is a short one called Y. Y क्या आपका short है, X वाला जो है आपका normal size है. So women are XS while men are XY. Now we can work out, ठीक है। आगे आओ, यहाँ का आगे का नहीं मालूम कहाँ गया बच्चों, ये देख सकते हो, इजी है भाई, जो मैं बता रहा हूँ सुख एनसीईआरटी जो है अपनी लैंग्वेज में दिया हुआ, आप रीड आउट करना बहुत ज़रूरी होता है बच्चों। आगे आओ, what the inheritance pattern of X and Y will be. As figure 8.6 show, half the number of children will be boy and half the will be girls. All children will be inherited an X chromosome from their mother regardless of whether they are boys. क्या लिखा आपका फिगर
6 में आपका हाफ द चिल्ड्रेन विल बी बॉयज़ एंड हाफ गर्ल्स, सही बात है। ऑल चिल्ड्रेन विल इनहेरिट एन एक्स क्रोमोजोम फ्रॉम देयर मदर रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे आर बॉयज़ और गर्ल। ठीक है बच्चों, सारे चिल्ड्रेन जो आपका एक्स क्रोमोजोम मदर से लेगा, वो बच्चा आपका बॉय बने तब या गर्ल्स बने तब, क्योंकि फीमेल के पास दोनों एक्स एक्स है। डिसाइड कौन कर रहा है? मेल कर रहा है। कौन कर रहा है? ये जो है मेल डिसाइड कर रहा है, तो कोई गलत बात थी ना बोला। तो आ गया, और 10 द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड विल डिटरमाइंड बाई वाट दे इनहेरिटेड फ्रॉम देयर फादर। सेक्स से डिटरमाइंड हो रहा है, क्या वो अपने फादर से इनहेरिट कर रहा है। अ चाइल्ड हु इनहेरिट एन एक्स क्रोमोजोम फ्रॉम हर फादर, एक चाइल्ड जो है इनहेरिट, जो एक्स क्रोमोजोम अपने फादर से इनहेरिट कर रहा है, वो क्या होगी? गर्ल्स होगी, ठीक है ना। और जो वाई क्रोमोजोम कर रहा है वो क्या होगी? बॉय होगा। मदर से आता है हमेशा एक्स, फादर से अगर एक्स आया तो आपका क्या बना? गर्ल्स बना, ठीक है ना, गर्ल्स एक्स एक्स बना। तो फिर मदर से हमेशा एक्स आता है, फादर से वाई आया तो बॉय बने, ठीक है, बॉय बने। आ गया बच्चों, ये आपका जो है क्या है? आपका इनहेरिटेड और एक्वायर्ड ट्रेट का इधर उधर हो गया, ठीक है ना, देख लेना। रेड कर्ली हेयर, ब्राउन आई आपका इनहेरिटेड ट्रेट है, ठीक है। साइकिलिंग स्विमिंग आपका एक्वायर्ड ट्रेट है। बिहेवियर भी लिख लो, ठीक है ना, बिहेवियर। आ गया, क्वेश्चन करते हैं। केस स्टडी क्वेश्चन। सबसे पहले केस स्टडी का पहला तरीका, केस पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, काटो। व्हाट डू F1 प्रोजेनी ऑफ द टॉल प्लांट विथ राउंड एंड सीड, शॉर्ट प्लांट रिंकल। तो F1 प्रोजेनी टॉल विथ राउंड प्लांट लिखो। टॉल और राउंड आपको दो कैरेक्टर दिखा, तो बच्चों ये कौन सा आपका? डाई हाइब्रिड क्रॉस है, डाई हाइब्रिड है, ठीक है। सबसे पहला चीज़ भेजा में आना चाहिए। आ गया आपको क्या बोला? राउंड, राउंड आपका डोमिनेंट, टॉल प्लांट विथ राउंड सीड, टॉल और राउंड। क्रॉस क्या आपका? शॉर्ट और रिंकल, ठीक है। F1 प्रोजेनी क्या बनेगा आपका? F1 क्या बनेगा? F1 आपका टॉल और राउंड बनेगा। ये है तो आपको मालूम है, कैपिटल टी, राउंड कैपिटल आर, स्मॉल आर। आपका ये क्या बना? ये आपका बनेगा स्मॉल टी स्मॉल आर, और आपका रिंकल है स्मॉल आर। यहाँ से है कैपिटल टी स्मॉल आर। ये क्या है आपका? स्मॉल टी स्मॉल आर, दोनों क्रॉस का है, कैपिटल टी स्मॉल आर बनेगा आपका क्या? वही बनेगा टॉल और राउंड। आगे आ जाओ। नेम द रिसेसिव ट्रेट कौन है आपका? सीधे शॉर्ट प्लांट आपका रिसेसिव है, और रिंकल आपका क्या है? रिसेसिव है, पता होगा। मेंशन द टाइप ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ प्लांट ऑप्टेंड। F2 जनरेशन में क्या न्यू कॉम्बिनेशन आया? न्यू कॉम्बिनेशन क्या आया F2 में? बताता हूँ मैं, वही ट्रिक हमारा काम आएगा ना बच्चों। तुम किस में कराए? टॉल में और शॉर्ट में कराए। टॉल और राउंड क्या था? डोमिनेंट और डोमिनेंट है। अब देखो दिमाग। और ये क्या आपका? रिसेसिव और रिसेसिव ले लिए। क्या बच गया आपका? आगे क्या बच गया आपका? डोमिनेंट और रिसेसिव वाला, और आपका रिसेसिव और डोमिनेंट वाला। रिसेसिव यहाँ पे डोमिनेंट ले लिए ना, यहाँ पे रिसेसिव ले लिया, तो न्यू कॉम्बिनेशन क्या होगा आपका? आपका टॉल और आपका शॉर्ट प्लांट, टॉल आपका शॉर्ट प्लांट। इसी तरह आपका एक हो जाएगा आपका, एक आपका शॉर्ट और रुको, एक आपका हो जाएगा टॉल के साथ आपका टॉल और रिंकल हो जाएगा, साथ में जो आपका शॉर्ट और आपका राउंड हो जाएगा, ठीक है। ये आपका बन जाएगा, सीधे ख़त्म। आ गया, यहाँ पे तो दिया हुआ है। अच्छा, ही ऑब्जर्व 4 टाइप कॉम्बिनेशन बनता है F2 में, विच ऑफ दिस न्यू कॉम्बिनेशन क्या था इसमें? न्यू कॉम्बिनेशन बना कर तो दिखाई दिया आपको, 4 कॉम्बिनेशन बना था। जो कॉम्बिनेशन पहले नहीं लिए थे वो सारा क्या आपका न्यू कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। जो पहले में आ गया कॉम्बिनेशन उसको हटा दोगे। जो 2 कॉम्बिनेशन लेके क्रॉस कराए ना, उसके अलावा जो नया कॉम्बिनेशन आया ना, तो आप क्या कराए? डोमिनेंट और डोमिनेंट और रिसेसिव, और आपका रिसेसिव और डोमिनेंट और रिसेसिव लिए बच्चों, ठीक है ना। तो डोमिनेंट इसमें से 2 आप लेके क्रॉस कराओगे, कोई भी 2 बनेगा तो आप जो सीधे ट्रिक से लिख सकते हो। व्हाट डू न्यू फीचर विच आर नॉट F2 में जो न्यू फीचर कैसे आ गया F2 में? क्या होगा, वो कहीं गया नहीं था आपका,
जो था आपका जीन जो है कहीं किया नहीं था, क्रोमोसोम कहीं किया नहीं था, वो आपको F2 जनरेशन में दिख गया था, जिसको मैंने आपको एनसीईआरटी रीड आउट कराया था तो वहाँ पे करा दिया था। ठीक है, इसको आप कर सकते हो। ठीक है, आ गया बच्चों, उतना मुश्किल है नहीं। ये सारे कुछ बच्चों लेक्चर लंबा हो रहा है। ठीक है ना, प्रैक्टिस सेशन जो मैं आपको, आज कौन सा दिन है आपका, आज थर्सडे है। ठीक है ना, थर्सडे है, तो मैं जो है सैटरडे के दिन जो है इस पर प्रैक्टिस करा देता हूँ। बहुत समय हो गया है, मैं रिकॉर्डिंग करते करते रात का जो है 1:20 हो रहा है अभी। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में। हमने जो है इसी यूट्यूब चैनल पे जो है क्या क्या ख़त्म कर दिया है बताता हूँ। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ख़त्म कर दिया लेक्चर वाइज में। ठीक है ना, 4 लेक्चर में टोटल मिला होगा तो 1.5 घंटा से आपका 1.5 घंटा से 1 घंटा 45 मिनट का लेक्चर होगा। ठीक है, इसके बाद हमने हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस ख़त्म कर दिया। कितने लेक्चर में, इसको भी 4 लेक्चर में ख़त्म किया था। ठीक है, तो ये भी आपका 1.5 से 1 घंटा 45 मिनट के बीच में दोनों कर सकते हो आप। ठीक है ना, बहुत बेस्ट तरीके से कराया था। ठीक है, मेरे पढ़ाने का तरीका बच्चों यही है। ठीक है, मैं रट के आके यहाँ पे जो है पढ़ाता नहीं हूँ। ठीक है, सीधे आगे बच्चों। आज जो है हेरिडिटी हमारा ख़त्म, प्रैक्टिस इस पे कराना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, ट्रिक से प्रैक्टिस करेंगे। हेरिडिटी जो आज ख़त्म हमारा, प्रैक्टिस सेशन जो आपका सैटरडे को आएगा पूरी तरह ये समाप्त। इस दोनों पे प्रैक्टिस सेशंस एक साथ ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा बचा आवर इन्वायरमेंट। आवर इन्वायरमेंट इसको भी 1 शॉट से लेंगे, एक बार समझ जाओगे चैप्टर, कोई क्वेश्चन बचेगा। इसका लाइफ प्रोसेस जिसको हम लोग आराम आराम से पढ़ेंगे लेक्चर वाइज। ठीक है ना, साथ में केमिस्ट्री स्टार्ट करने का मैं सोच रहा हूँ। ठीक है, लाइफ प्रोसेस जो है आराम से हम लोग पढ़ेंगे। तो ये सारे चैप्टर जो आपके 3 आपके समाप्त हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ से अकेले 5 नंबर क्वेश्चन आने वाला है जो हम लोग मंडे तक कर लेंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, लेक्चर आपको अगर पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों तक इसको जो है फैलाइए। ठीक है, दूसरे की भी मदद करनी चाहिए। तब तक के लिए बच्चों खूब मेहनत करो। ठीक है ना, लाइक करने से ज़्यादा जो है बच्चों लेक्चर को शेयर करो और आप खुद देखो। ठीक है ना, मल्टीपल टाइम्स देखो। अगर दिक्कत आ रहा है हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, कमेंट में आप कुछ भी पूछ सकते हो बच्चों। अगले लेक्चर में जो आपके डाउट को मैं लूँगा। ठीक है ना, कहीं पे मैं भी गलती कर दिया उसको भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, बहुत कम समय रख गया है बोर्ड में। सिलेबस जो आपका फुल सिलेबस आता है, पूरी किताब आती है, मैथ्स भी है, सोशल साइंस भी है, सब आप जो है इक्वली पढ़िए। ठीक है ना, 1.5 घंटे का लेक्चर होने वाला है बच्चों। आप जो है पहले जो है मोनोहाइब्रिड तक पढ़िएगा। ठीक है ना, वहाँ के क्वेश्चंस कीजिएगा। उसके बाद जो है आप सारा कुछ जो है आप लोग उसका डाईहाइब्रिड करिएगा, उसका 6 डिटर्मिनेशन 3 भाग में देख लीजिएगा तो आपको फ़ायदा होगा। वैसे टाइम स्टैम्प में जो है लगा दूंगा। मिलते हैं बच्चों आपको सैटरडे को प्रैक्टिस सेशंस के साथ। तब तक के लिए बच्चों खूब पढ़ो। ठीक है।